CH81 दर्द भरी सुबह। अब आगे, माय लिटिल एंजल कैसा लगा तुम्हें मॉर्निंग रोमांस। वीर प्रताप की बातों को सुनकर अनीता जी भी समझ जाती है। वीर प्रताप जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों से। अनीता जी भी वीर प्रताप को झूठा गुस्सा दिखाते हुए, मुझे आपसे बात नहीं करनी वीर, आपने रात को भी मुझे परेशान किया और सुबह उठते ही मुझे फिर से परेशान करने लगे। वीर प्रताप भी अनीता जी को गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, माय लिटिल एंजल तुम तो गुस्सा हो गई। तुम्हारी गुस्से की भरपाई करने के लिए मैंने तुम्हें परेशान किया है, इस कारण मैं तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर। वीर की बातें सुनने के बाद अनीता जी काफी खुश हो जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद अनीता जी वीर प्रताप से कहती है, मुझे भूख लगी है, आप खाना बनाने से पहले दूसरे कमरे में जाकर तैयार हो जाए, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। वीर प्रताप अनीता से कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अनीता जी वीर प्रताप से आगे कुछ कहती, उससे पहले ही वीर प्रताप बिस्तर से उठकर अनीता जी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाने लगते हैं। वीर प्रताप के ऐसा करने से अनीता जी वीर प्रताप से पूछता है, ये क्या कर रहे हैं आप। वीर प्रताप ने अपनी प्यारी सी आवाज में जवाब देता है, अभी तुमने ही तो कहा तुम्हें भूख लगी है, तो हम साथ में फ्रेश हो जाते हैं, जिससे काफी टाइम भी बचेगा और साथ मिलकर खाना भी बना। अनीता जी भी आगे कुछ नहीं कहती। दोनों एक साथ बाथरूम में इंटर करते हैं। वीर प्रताप अनीता जी का नीचे उतरकर शावर ऑन कर देते हैं। कुछ ही देर में दोनों फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलते हैं। दोनों ने इस वक्त अपने शरीर पर टॉवल लपेटा हुआ था। अनीता जी के शरीर पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी और इतने टाइम के बाद अनीता जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी जा सकती थी और वीर प्रताप पर अनीता जी के चेहरे के चमक को साफ नोटिस कर रहे थे। रोमांस करने के बाद अनीता का चेहरा काफी मिला हुआ था। वीर प्रताप अनीता की तारीफ करते हुए करते हैं, मेरे साथ कुछ प्यार भरे पल बिताने के बाद तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अनीता जी वीर प्रताप की बातों से शर्मा जाती हैं। अनीता जी अपनी मधुर आवाज में वीर प्रताप से कहते हैं, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं आपके कपड़े निकाल कर लेकर आता हूँ। कुछ देर में अनीता जी और वीर प्रताप और अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख देती है। वीर प्रताप भी अपने कपड़े पहनकर कुछ ही देर में तैयार हो जाता है। फिर खाना बनाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकालकर किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वीर प्रताप के जाने के बाद अनीता जी भी हमने कपड़े पहनने लगती है। मैरून कलर की सुंदर सी साड़ी अनीता जी कुछ ही देर में पहन लेती है। अनीता जी की गोरे बदन पर साड़ी काफी खूबसूरत लगती है। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, होंठ पर लिप बाम लगाने के बाद अनीता जी कुछ ही दिन में तैयार हो जाती है। अनीता जी तैयार होने के बाद अपने आप को मिरर में देखते हैं, फिर हल्की स्माइल करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और अथर्व एक दूसरे को बाहों में भरकर सुकून से सो रहे होते हैं। पर जैसे ही ईशानी करवट बदलता है, अचानक से एक दर्द भारी चीख ईशानी के मुंह से निकल जाती है। ईशानी की दर्द भरी आवाज सुनकर अथर्व की भी नींद खुल जाती। फिर भी अथर्व एकदम से अपनी आंखें नहीं खोलता। वहीं दर्द के कारण ईशानी की नींद भी खुल चुकी थी। ईशानी को अपने लोअर पार्ट में काफी ज्यादा दर्द होता है। जैसे ही ईशानी ब्लैंकेट हटाकर अपने पेट से नीचे के हिस्से को देखते हैं, ईशानी के फर्स्ट टाइम रोमांस करने के कारण ईशानी के प्राइवेट पार्ट पर हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था और अथर्व के वाइल्ड रोमांस के कारण ईशानी के प्राइवेट पार्ट दर्द के कारण स्वेलिंग भी चुकी थी। ईशानी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अथर्व का चेहरा देखती है, जो किसी मासूम बच्चे की तरह सोने का नाटक कर रहा था। ये बात ईशानी को नहीं पता थी, इसीलिए ऐसा नहीं तो यही समझती है अथर्व सुकून के नींद सो रहा है। इस वक्त अथर्व ईशानी का और भी हैंडसम लग रहा था। अथर्व के चेहरे को निहारत हुए कहती है, लिटिल मॉन्स्टर कहीं का, अब देखो कैसे सुकून की नींद सो रहा है। ईशानी हल्के गुस्से में अथर्व के चेहरे को देखते हुए कहती है, एक बार ये नींद से जाग जाए तब मैं ऐसे बताती हूँ, मैं तो ऐसा कितना मासूम समझती थी, ये तो सच में मॉन्स्टर निकला। मुझे परेशान करने के बाद अब उठने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस दर्द का मैं क्या करूं, मेरे लोअर पार्ट में काफी पेन हो रहा है। ईशानी अपने आप से है अथर्व की शिकायत किए जा। इस वक्त ईशानी किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। कल रात के मीठे दर्द के बाद भी ईशानी के चेहरे पर एक अलग ही गला देखा जा सकता था, जो अभी तक ईशानी ने नोटिस नहीं किया था। ईशानी अथर्व को बना डिस्टर्ब किया उठने की कोशिश करती है। जैसे ही ईशानी अपने पैरों का बिस्तर से नीचे रखती है, ईशानी के पैर कांपने लगते हैं। एक दर्द की तेज लहर ईशानी के पूरे शरीर में फैल जाती है। ईशानी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक हल्की सी चीख ईशानी के मुंह से निकल जाती है। ईशानी की दर्द भरी आवाज सुनकर अथर्व भी अपनी आंखें खोल लेता है। अब तक ईशानी भी वापस से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। वही अथर्व भी जल्दी से उठकर ईशानी के पास जाता है। अथर्व को अपने पास देखकर कैसा रिएक्शन होगा ईशानी का। ईशानी अपने टीचर वाले अवतार में आने वाली है। क्या वीर प्रताप अनीता के लिए अपने हाथों से खाना बन पाएगा? कौन सा रहस्य अथर्व का इंतजार कर रहा है मुंबई में? काव्या को ईशानी के बारे में पता चलेगा, कैसा रिएक्शन होगा काव्या का? काफी दिन से शिवांगी भी स्कूल नहीं आई है, ना ही शिवांगी ने अथर्व से बात की है। कहीं शिवांगी मुसीबत में तो नहीं? ईशानी के जन्म से जुड़ा है बहुत बड़ा राज, क्या ईशानी सच में अनाथ है? ये सारी बातें आपको आगे पता चलेगी। आगे की कहानी के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर।
CH82 अथर्व ने किया आध्यात्मिक मसाज। अब आगे, ईशानी अथर्व को बना डिस्टर्ब किया उठने की कोशिश करती है। जैसे ही ईशानी अपने पैरों का बिस्तर से नीचे रखती है, ईशानी के पैर कांपने लगते हैं। एक दर्द की तेज लहर ईशानी के पूरे शरीर में फैल जाती है। ईशानी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक हल्की सी चीख ईशानी के मुंह से निकल जाती है। ईशानी की दर्द भरी आवाज सुनकर अथर्व भी अपनी आंखें खोल लेता है। अब तक ईशानी भी वापस से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। वही अथर्व भी जल्दी से उठकर ईशानी के पास जाता है। जैसे ही ईशानी अथर्व को देखते हैं, क्या हुआ लिटिल चेरी, तुम्हारी? में दर्द भरी आवाज सुनी। अथर्व से शिकायत करते हुए कहती है, यू लिटिल मॉन्स्टर, कहीं कि तुमने रात को मुझे इतना परेशान किया, जिसके के कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा है अपने लोअर पार्ट में। अब जल्दी से मुझे गोद में उठाकर बाथरूम में ले चलो, मुझे फ्रेश होना है ताकि मेरा दर्द कम हो सके। और तुमने जो मुझे परेशान किया है, इसकी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगी। अथर्व ईशानी को ज्यादा परेशान ना करते हो अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ईशानी और अथर्व के शरीर पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। ईशानी दर्द के कारण ये भी भूल चुकी थी कि इस वक्त किस हालत में है। ईशानी बिगड़ने के डर से अथर्व के गले में अपनी बाहें डाल देती है। वही अथर्व की नजर तो ईशानी के क्लीवेज से नीचे के हिस्से पर थी। ईशानी को इस तरह देखकर अथर्व को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। ईशानी की हालत देखते हुए फिर भी अथर्व खुद को कंट्रोल करता है और ईशानी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। ईशानी को अपनी गोद से नीचे उतरकर बाथरूम में लगे छोटे से बाथटब को हल्का गर्म पानी से कुछ ही देर में भर देता है। फिर अथर्व ईशानी से कहता है, गर्म पानी से नहाने से तुम्हें दर्द से आराम मिलेगा और मैं तुम्हारी मसाज भी कर देता हूँ, जिससे तुम काफी अच्छा फील करोगी। ईशानी अथर्व की बातें सुनकर वार्निंग भारती है, वह सब तो ठीक है, अगर तुम्हें मसाज के बहाने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम देख लेना। फिर ईशानी अथर्व की मदद से बाथटब में इंटर करती है। अथर्व भी ईशानी के साथ बाथटब में चला जाता है। गर्म पानी से ईशानी को काफी आराम मिलता है अपने दर्द में। वही अथर्व ईशानी का मसाज देने के लिए अपने आई सिस्टम सारा से पूछता है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ईशानी का मसाज किस तरह से करूं ताकि ईशानी को कम समय में आराम मिले। फिर सारा अथर्व को जवाब देती, होस्ट आप हल्के हाथों से ईशानी के पूरे शरीर में अपनी थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजें, जिससे ईशानी को काफी आराम मिलेगा। आपने जो रोमांटिक मोमेंट ईशानी के साथ बिताए हैं उससे मुझे काफी पावर्स मिली है, जिससे मैं जल्द ही अपग्रेड हो जाऊंगी और जैसे ही मेरा सिस्टम अपडेट होगा मैं आपसे बातें भी कर सकती हूँ। अथर्व सारा की बातें सुनने के काफी खुश हो जाता है। फिर अथर्व ईशानी के सामने बैठकर ईशानी से कहता है, हल्के हाथों से मैं तुम्हारा मसाज करूंगा, जिससे तुम्हारे शरीर से थोड़ी बहुत गंदगी में निकल सकती है। उसको देखकर घबराना मत। ईशानी बिहार में गर्दन हिला देती है। ईशानी के सामने बैठकर अथर्व धीरे धीरे ईशानी के पूरे शरीर पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ते हुए मसाज करने लगता है, जिससे ईशानी को दर्द में काफी आराम मिलता है। अथर्व की आध्यात्मिक ऊर्जा ईशानी के शरीर में जाने से ईशानी के शरीर से पसीने के रूप में कुछ अशुद्धियां थोड़ी मात्रा में निकलने लगती है। ऐसे ही अथर्व धीरे धीरे आधे घंटे तक ईशानी का मसाज करता है। अथर्व के इस तरह मसाज करने से ईशानी को काफी अच्छा फील होता है। वही अथर्व के साथ ईशानी के पूरे शरीर पर चल रहे हैं। धर्म के इस तरह छूने से ईशानी के साथ ऊपर नीचे होने लगती है। वहीं अब तक अथर्व भी खुद को कंट्रोल किए हुए था। ईशानी के पूरे शरीर पर अथर्व के प्यार की निशानियां साफ देखी जा सकती थी। आधे घंटे तक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा ईशानी के शरीर में भेजने से अथर्व को थोड़ी सी थकान महसूस होती है। ईशानी की पूरी बॉडी पर मसाज करने के बाद अथर्व ईशानी से पूछता है, अब कैसा महसूस कर रही हो लिटिल चेरी, क्या तुम्हें दर्द में आराम मिला? ईशानी भाई अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ अथर्व को जवाब देती है, पहले से मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कल रात की सारी थकान दूर हो चुकी है और दर्द में भी काफी आराम मिला है। अथर्व से कुछ देर और बातें करने के बाद ईशानी के बाथटब के पानी को देखते हैं जो पूरी तरह से काला हो गया था। अथर्व ईशानी से कहता है, ये कहानी नहाने लायक नहीं रहा, चलो साथ मिलकर शावर लेते हैं, और तो मैं भूख लगी थी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाकर खिलाऊंगा। फिर अथर्व और ईशानी दोनों बाथटब से निकल जाते हैं। जैसे ही ईशानी के बाथटब से निकलती है कि नजरें ईशानी के गोरे बदन पर ठहर जाती हैं। ईशानी अथर्व की नजरों का पीछा करते हुए जाती है, मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। अथर्व आगे कुछ बोलना उससे पहले ही ईशानी बाथरूम में लगे शावर को ऑन कर देती है। जैसे ही ईशानी के बदन पर पानी गिरता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा ईशानी के शरीर में जाने के कारण गंदगी निकली थी, वो सारी ईशानी के शरीर से साफ हो जाती है। ईशानी अब तक नहाने में बिजी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर अथर्व ईशानी के पास आ जाता है और खुद शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। ईशानी के करीब आकर ईशानी को एकदम से कमर से पकड़ लेता है। अथर्व की इस हरकत से ईशानी हल्के गुस्से में अथर्व से कहती है, क्या इरादा है तुम्हारा लिटिल मॉन्स्टर, मुझे फिर से परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। ईशानी की बातों को सुनने के बाद अथर्व अपनी मासूम से आवाज में कहता है, माय लिटिल चेरी, मैं तुम्हारी आधे घंटे तक मसाज की इस बात का मुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना? क्या इनाम चाहिए हमारे लिटिल मॉन्स्टर को? ज्यादा कुछ नहीं, जब तक तुम नहाने में व्यस्त हो तब तक मैं तुम्हें कुछ प्यार भरे किस कर लूं। और वो तुम किस खुशी में करना चाहते हो? तुम्हें एक नई चीज सीखनी है। तुम्हें मूवीज में तो देखा है बाथरूम रोमांस करते हुए हीरो हीरोइन को, वो हम रियल लाइफ में करना चाहते हैं। ईशानी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही अथर्व अपने हॉट ईशानी के होठों पर रख देता है।
बहुत ही प्यार से ईशानी को किस करने लगता है। साथ में अपने हाथों से ईशानी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। ईशानी भी अथर्व के हिसाब से मदहोश होने लगती है और अथर्व की किस का रेस्पॉन्ड करने लगती है। ईशानी को ज्यादा परेशान ना करते हो अथर्व कुछ देर ईशानी को किस करता है, फिर अपने होठों को ईशानी की पूरी बॉडी पर चलने लगता है। ऐसे ही ईशानी को आधे घंटे तक परेशान करने के बाद दोनों फ्रेश हो जाते हैं। फिर अथर्व ईशानी का अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर ले जाता है। दोनों ने इस वक्त अपने शरीर पर टॉवल लपेटा हुआ था। ईशानी को अथर्व के साथ यह प्यार भरे पल बिताना काफी अच्छा लगता है। कहानी में आगे, अथर्व की मुंबई यात्रा में अथर्व की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और एक रहस्यमय व्यक्ति के अथर्व की जिंदगी में एंट्री होने वाली है। अथर्व अपना बिजनेस भी शुरू करेगा। अगर आप कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। CH83 वीर प्रताप का एक्सीडेंट या साजिश। अब आगे, ईशानी भी अथर्व के किस से मदहोश होने लगती है और अथर्व की किस का रेस्पॉन्ड करने लगती है। ईशानी को ज्यादा परेशान ना करते हो अथर्व कुछ देर ईशानी को किस करता है, फिर अपने होठों को ईशानी की पूरी बॉडी पर चलने लगता है। ऐसे ही ईशानी को आधे घंटे तक परेशान करने के बाद दोनों फ्रेश हो जाते हैं। फिर अथर्व ईशानी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर ले जाता है। दोनों ने इस वक्त अपने शरीर पर टॉवल लपेटा हुआ था। ईशानी को अथर्व के साथ ये प्यार भरे पल बिताना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ईशानी बचपन से अकेली रही है, किसी की फैमिली और प्यार का मतलब ईशानी को नहीं पता। ईशानी के जन्म से जुड़े राज की कहानी में आपको आगे पता चलेगी। ईशानी और अथर्व के बाथरूम से बाहर आते ही अथर्व अपनी गोद से ईशानी को नीचे उतरता है। फिर ईशानी अपने और अथर्व के लिए कपड़े लेकर आती है। ईशानी और अथर्व ने कल शॉपिंग की थी, उसी में से कंफर्टेबल आउटफिट निकालकर अथर्व को दे देती है। कुछ ही देर में अथर्व रेडी हो जाता है। अथर्व ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक क्लोवर पहनी थी, जो अथर्व के पर्सनैलिटी पर काफी अच्छी लग रही थी। जिसमें से अथर्व की मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। अथर्व ने अपने बालों को अपने हाथों से सेट किया। जब तक अथर्व रेडी हो रहा था एक बार भी ईशानी ने अथर्व से नजरें नहीं हटाई थी। बिना पलके झपकाए अथर्व को निहार जा रही थी। अथर्व की आवाज से ईशानी होश में आती है। अथर्व ईशानी से कहता है, लिटिल चेरी तुम भी तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। इतना बोलकर अथर्व कमरे से बाहर निकल जाता है। वही अथर्व के जाने के बाद ईशानी भी तैयार होने लगती है। ईशानी में व्हाइट कलर का चूड़ीदार सूट पहना था। कानून में मैचिंग झुमके, होठों पर हल्की से लिप बाम लगा ली थी। कमर तक आते लंबे काले बालों को हेयर ड्रायर से सूख लिया था। कुछ ही देर में ईशानी तैयार हो जाती है। ईशानी इस सिंपल लुक में काफी खूबसूरत लगती है। ईशानी की फजर ग्रीन आंखों में हल्का सा काजल, गुलाबी पनखुड़ी जैसे होठ जो कथा उनके केस करने की वजह से थोड़े से सजे हुए हैं और हल्के से लाल हो गए हैं। और अथर्व के आध्यात्मिक मसाज से ईशानी का चेहरा पहले से भी काफी खूबसूरत हो गया है। एक अलग ही चमक ईशानी के चेहरे पर इस वक्त देखी जा सकती है। ईशानी के क्लीवरेज से नीचे का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ है और पीछे का हिस्सा भी, जिस कारण ईशानी और भी खूबसूरत लग रही थी। ईशानी तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाली ही होती है, तभी ईशानी की नजर बिस्तर पर लगी सफेद चादर पर जाते हैं, जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे। जिसे देखकर परेशानी को कल रात अथर्व के साथ बताए प्यार भरे पल याद आने लगते हैं, जिसके कारण ईशानी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और ईशानी हल्का सा ब्लश भी कर रही थी, जो ईशानी ने अभी तक नोटिस नहीं किया था। ईशानी चादर पर लगे निशान को देखते हुए कहती है, लिटिल मॉन्स्टर कहीं का रोमांस करते हुए तो काफी वाइल्ड हो जाता है। कहीं मैंने अथर्व के साथ इस रिश्ते में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या ये समाज एक टीचर और स्टूडेंट के दोस्तों को अपना आएगा? चाहे समाज कुछ भी कहे, मैं अब अथर्व से जुड़ चुकी हूँ। बचपन से ही मेरी जिंदगी में अनाथ आश्रम में बताए अथर्वशीर मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी इंसान है जो मेरे इतने करीब आया है। अथर्व नहीं मेरा अकेलापन दूर किया है। छोटी छोटी चीजों से जो खुशियां अथर्व ने दी है, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। अथर्व के साथ बताए हुए पर जिंदगी के मेरे बेस्ट मोमेंट है। अथर्व का ख्याल आते ही जल्दी से ईशानी अपने कमरे से बाहर निकलती है। लिविंग हॉल से होते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ा देती है। किचन में कदम रखते हैं ईशानी की नजर अथर्व पर पड़ती है। जियोग्राफी फॉक्स के साथ ईशानी और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। ईशानी पर ब्रेकफास्ट बनाने में अथर्व की मदद करने के लिए अथर्व के पास जाती है। ईशानी आते ही अथर्व को गुड मॉर्निंग विश करती है। ईशानी की मीठी आवाज को सुनकर जैसे ही अथर्व अपनी नजरें घूमता है, ईशानी के चेहरे पर अथर्व की नजर में ठहर जाती है, क्योंकि ईशानी इस वक्त लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। क्या बना रहे हो अथर्व? अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। अथर्व ईशानी की आवाज से होश में आता है। ईशानी से कहता है, तुम साइलेंट काट लो और जूस बना लो, तब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ वीर प्रताप किचन में अपने और अनीता का फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वही अनीता जी भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जैसे ही लिविंग हॉल से होते हुए अनीता जी किचन में कदम रखती है, वीर प्रताप पायल की आवाज सुनकर अपनी नजरों को घुमाता है। जैसे ही वीर प्रताप और अनीता जी की नजरें एक दूसरे से टकराती है, वीर प्रताप अनीता की खूबसूरती में अपने आसपास की चीजों को भूल ही गए थे, क्योंकि इस वक्त अनीता लगी इतनी खूबसूरत रही थी मेहरून कलर के ड्रेस में।
अनीता जी वीर प्रताप के पास आते हैं और वीर प्रताप से पूछता है क्या बना रहे हो आप खाने में? तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट। अनीता जी आगे कुछ नहीं पूछता और ब्रेकफास्ट डालने में वीर प्रताप की मदद करने लगती है। दोनों आधे घंटे में खाना बना लेते हैं। फिर अनीता जी वीर प्रताप से कहती है आप चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठे तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। कुछ ही देर में खाना भी डाइनिंग टेबल पर लग जाता। वीर प्रताप के द्वारा बनाए गए खाने की खुशबू काफी अच्छी आ रही थी। वीर प्रताप आपने खाना बनाना कॉलेज का टाइम पर सीखा था और जब भी अनीता जी नाराज होती अपने हाथों से अनीता जी के लिए खाना बनाते। अनीता जी वीर प्रताप और अपने लिए खाना एक ही प्लेट में परोसती है। वीर प्रताप के बैठने के बाद अनीता जी खुद आकर वीर प्रताप की गोद में बैठ जाती है। फिर अपने हाथों से वीर प्रताप का अनीता जी खाना खिलाने लगती है। दोनों प्यार भरी बातों के साथ कुछ ही देर में खाना खा लेते हैं। वीर प्रताप अनीता की हालत को देखते हुए अनीता जी को ज्यादा परेशान नहीं करता। होठों पर लाइट किस करने के बाद अनीता जी बर्तनों को लेकर के किचन में चली जाती है। वीर प्रताप डाइनिंग टेबल से उठकर लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। अनीता जी भी कुछ ही देर में बर्तनों को क्लीन करके अच्छे से किचन में अरेंज करती है। फिर लिविंग हॉल में आकर वीर प्रताप के पास सोफे पर बैठ जाती है। अनीता जी वीर प्रताप सिंह उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। वीर प्रताप अनीता से कहते हैं पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और अथर्व की दी गई मेडिसिन की वजह से पहले से काफी जवान भी हो गया है अंदर से। फिर अनीता जी से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कल रात ट्रेलर तो आपने देख लिया है। अनीता जी वीर प्रताप की बातों को सुनकर शर्मा जाती हैं। बात को बदलते हुए कहते हैं अब तो आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, अपने बिजनेस क्या करने का सोचा है? वीर प्रताप अनीता की बातों को सुनकर जवाब देते हैं जैसे ही अथर्व घर पर आएगा उसी से पूछकर डिसाइड करूंगा ताकि पढ़ाई के साथ मेरी बिजनेस में भी कुछ हेल्प कर सके। अनीता तुमसे तो कोई बातें छुपी नहीं है, 2 साल पहले हुआ मेरा एक्सीडेंट हमारे दुश्मनों की एक साजिश थी। मुझे तो अथर्व के बारे में सोचकर डर लग रहा है। तुम ही तो पता ही है पिछले 20 सालों से हम छिपते फिर रहे हैं। हमारी शादी के बाद से पापा भी मुझसे नाराज हो गए थे। मुझे मेरे भरोसेमंद आदमी से पता चला है 2 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस समय पर अर्थ का भी एक्सीडेंट हुआ था। कहीं वह लोग अथर्व को भी नुकसान न पहुंचा दे और पापा जी का भी घर से निकलने का बहुत बड़ा कारण था। अनीता जी वीर प्रताप की बातों को सुनकर कहती है अभी सही वक्त नहीं आया है अथर्व को इन बातों का पता चलने का और अथर्व के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। वीर आपके बारे में भी उन्हें यही लगता है कि आपकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। कौन से राज की बात कर रहे थे वीर प्रताप और अनीता जी? कौन है अथर्व के परिवार का ये रहस्यमयी दुश्मन? कैसे चुप रहे हैं अथर्व के माता पिता? क्या अथर्व की भी जान खतरे में है? क्या ये सारे राज मुंबई से जुड़े हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH84 क्या होने वाली है अथर्व की शादी? अब आगे मुझे मेरे भरोसेमंद आदमी से पता चला है 2 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस समय पर अर्थ का भी एक्सीडेंट हुआ था। कहीं वह लोग अथर्व को भी नुकसान न पहुंचा दे और पापा जी का भी घर से निकलने का बहुत बड़ा कारण था। अनीता जी वीर प्रताप की बातों को सुनकर कहती है अभी सही वक्त नहीं आया है अथर्व को इन बातों का पता चलने का और अथर्व के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। वीर आपके बारे में भी उन्हें यही लगता है कि आपकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। क्या आपने पता किया हमारा भतीजा उसे एक्सीडेंट से बच तो गया था ना? वीर प्रताप जी जवाब देते हैं मैंने पता लगवाया उसे एक्सीडेंट में अर्थ बच तो गया पर सर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया और उसी दिन जब मैं घर लौट रहा था मुझ पर भी अटैक करवाया गया और उसे एक्सीडेंट के बाद मैं भी कोमा में चला गया। आज तुमने जब बिजनेस के बारे में जिक्र किया तभी मुझे इन बातों का ध्यान आया। अनीता जी वीर प्रताप से कहती हैं हम अग्निहोत्री परिवार से अपनी दुश्मनी खत्म नहीं कर सकते क्या? क्योंकि सच्चाई तो आपको भी पता ही है हमारे खिलाफ साजिश रचने में किसका हाथ है। अगर ये दुश्मनी ऐसे ही चलती है तो हमारे इकलौते बेटे अथर्व की जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि आपको तो पता ही है अथर्व बिल्कुल अपने चाचा की तरह ही दिखता है। क्या हम इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अग्निहोत्री परिवार की बेटी से अथर्व की शादी नहीं करवा सकते? अनीता इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे अथर्व को भी आने वाले खतरे के लिए तैयार करना होगा और हो सकता है कि बहुत जल्द हमें अपने परिवार में लौटना पड़े। और अथर्व को मेडिसिन की अच्छी नॉलेज है, जैसे अथर्व ने कुछ ही दिनों में मुझे ठीक कर दिया, अपने भाई को बेटी कर ही देगा। आगे के बारे में हम अथर्व की पढ़ाई के बाद सोचेंगे। तब तक हमें फिर से पहले की तरह ताकतवर होना होगा। हमारे दुश्मन हम पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं, तो हमें हो सके इस वक्त उतना ही लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। अगर अग्निहोत्री परिवार इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर हम अथर्व की शादी बहुत जल्द करवाने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अभी तो मुझे परिवार में क्या चल रहा है उसके बारे में सेक्रेटली पता लगाना होगा। तुम्हें तो पता ही है अनीता, तुम्हारा बेटा अपने चाचा की तरह सीधा नहीं है, उनसे भी काफी खतरनाक है। मुझे तो ये लगता है पिताजी ने अपने आदमियों को सेक्रेटली अथर्व की सुरक्षा के लिए लगा रखा है और हो सकता है अथर्व को भी हमारी दुश्मनी के बारे में पता चल चुका है। वीर प्रताप की बातों को सुनकर अनीता जी कहते हैं, नहीं, अथर्व को इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। अथर्व की खातिर ही तो हमने अपने परिवार को छोड़कर यह नई जिंदगी शुरू की। अग्निहोत्री परिवार से तो हमें इतना खतरा नहीं है। मुझे लगता है कोई सेक्रेटली हमारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है।
और पिछले कुछ सालों से हमारे परिवार का नाम भी हमें ज्यादा सुनने को नहीं माना है। अनीता तुम ये सब छोड़ो, अथर्व आता ही होगा तो हमसे काफी सवाल करेगा। आप कुछ देर आराम करिए, तब तक मैं बाकी यह काम भी कर लेती हूँ। ईशानी के घर पर अथर्व और ईशानी दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद अथर्व और ईशानी खाने का डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। ईशानी अथर्व की तारीफ करते हुए कहती है, लिटिल मॉन्स्टर खाने से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो अब रुक ही नहीं जा रहा, जल्दी बैठो और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। अथर्व ईशानी की बातों को सुनकर जवाब देता है, लिटिल चेरी तुमने से भी काफी अच्छी खुशबू आती है। मुझे तो खाने के बजाय तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा लगता है। अपनी ये प्यार भरी बातें बंद करो और अपनी पनिशमेंट पूरी करो। ईशानी को ज्यादा परेशान ना करते हुए अथर्व भी खाना खाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही ईशानी दूसरी जगह पर बैठने वाली होती है, अथर्व ईशानी की नाजुक कमर को पकड़कर ईशानी को अपनी गोद में बैठा लेता है। अथर्व की इस हरकत पर ईशानी सवालिया नजरों से अथर्व को देखते हैं। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, तुमने ही तो कहा अपने हाथों से खाना खिलाओ, इसीलिए तो अपनी गोद में बैठकर तुम्हें प्यार से खाना खिलाऊंगा और तुम मुझे खिलाना। तुम कहीं के राजा महाराजा हो जो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तुमने जो मुझे इतना परेशान किया उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ना पड़ेगा। अथर्व में समझ जाता है ईशानी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। अथर्व अपने और ईशानी के पसंद का खाना प्लेट में डालकर अपने हाथों से पहले बाइट ईशानी को खिला है। अथर्व के हाथों का खाना खाकर ईशानी अथर्व की तारीफ करते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेते हो, तुम्हें तो कम्प्लीमेंट भी ढंग से देना नहीं आता। चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बातें करना खाना खाते वक्त अच्छा नहीं होता। अथर्व की बातों को सुनकर ईशानी कहाँ चुप होने वाली थी, फिर भी अथर्व ईशान की बातों को सुनते हुए खुद भी खाना खाता है और ईशानी को भी खिलाता है। ईशानी इस वक्त किसी बच्चे की तरह खाना खा रही थी और अथर्व से अपने मीठी आवाज में बहुत से बातें किए जा रही थी। अथर्व ईशानी की बातों का जवाब देता है, अथर्व तुम्हें पता है, मैंने ये एक दिन तुम्हारे साथ बताया है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। तुम्हें पता है जब मैं पहली बार इस पब्लिक स्कूल में पहले बच्चों को पढ़ने के लिए आई थी, उसे वक्त तुम 12th क्लास में हुए थे और मैं स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। प्रिंसिपल सर के केबिन से निकलकर उसे वक्त एक क्यूट सा लड़का मुझे टकराया था। मेरी दिल की धड़कन उसे वक्त काफी तेज हो गई थी और उसे क्यूट से लड़के को देखकर मुझे एक अलग ही सुकून सा मिलता था। किसी लड़के की बात कर रही थी ईशानी खाना खाते हुए अथर्व से। और कौन सा लड़का ईशानी से टकराया था? क्या सच में अथर्व के मम्मी पापा अग्निहोत्री परिवार में अथर्व की शादी करवाना चाहते हैं? कौन है अग्निहोत्री परिवार? क्या दुश्मनी है अथर्व के परिवार से अग्निहोत्री परिवार की, और इस दुश्मनी के पीछे क्या कारण है? और कौन सा रहस्यमय दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर और अथर्व के परिवार का बर्बाद करने में लगा हुआ है? अथर्व के मम्मी पापा का अपने परिवार से दूर होने का क्या कारण था? क्या अथर्व की मम्मी अनीता जी का साधारण परिवार से आती है? क्या अथर्व सच में अपने चाचा की तरह लगता है? अब कहां पर है अथर्व के चाचा? कैसा रिएक्शन होगा अथर्व के परिवार का जब उन्हें पता चलेगा अथर्व की इतनी सारी फ्यूचर वाइफ के बारे में? क्या सच में अथर्व की शादी अग्निहोत्री परिवार में होने वाली है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH85 ईशानी ने किया किस। अब आगे। ईशानी इस वक्त किसी बच्चे की तरह खाना खा रही थी और अथर्व से अपने मीठी आवाज में बहुत से बातें किए जा रही थी। अथर्व ईशानी की बातों का जवाब देता है, अथर्व तुम्हें पता है, मैंने ये एक दिन तुम्हारे साथ बताया है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। तुम्हें पता है जब मैं पहली बार इस पब्लिक स्कूल में पहले बच्चों को पढ़ने के लिए आई थी, उसे वक्त तुम 12th क्लास में हुए थे और मैं स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। प्रिंसिपल सर के केबिन से निकलकर उसे वक्त एक क्यूट सा लड़का मुझे टकराया था। मेरी दिल की धड़कन उसे वक्त काफी तेज हो गई थी और उसे क्यूट से लड़के को देखकर मुझे एक अलग ही सुकून सा मिलता था। तुम्हें पता है वो क्यूट सा लड़का कौन था? अथर्व वो तुम थे। अथर्व एकदम हैरान रह जाता है, मैं जब तुम्हारी क्लास में पहली बार तुम्हें पढ़ने आई थी, ये तो क्यूट सा वही लड़का है जो मुझे कुछ देर पहले टकराया था। तुम्हें क्लास में देखकर मुझे काफी अच्छा लगा था। धीरे धीरे तुमने बदलाव आने लगा, तुम पहले क्यूट तो थे पर कुछ ही समय में हैंडसम भी हो गए। मैंने अपनी फीलिंग्स को इसलिए दबा लिया क्योंकि समाज कभी एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे भी तुम्हारे 12th के एग्जाम होने के बाद मैं इस पब्लिक स्कूल को छोड़ने वाली थी। अथर्व ईशानी की सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अथर्व तुम्हें पता है हर लड़की अपने आप को उसे इंसान को सौंपती है जैसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती है। तुम्हारे साथ बिताएगा ये प्यार भरे पल मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन है। तुम हो मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी स्पेशल इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी। मुझे रिश्तों का मतलब तो नहीं पता क्योंकि मैं बचपन से अकेली रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी फैमिली में शामिल करोगे अथर्व? अथर्व ईशानी की प्यार भरी इमोशनल बातें सुनने के बाद ईशानी से कहता है, ईशानी वैसे तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आएगी, इसका रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर जो इंसान मेरे साथ एक बार जुड़ जाता है वह चाहे तब भी अलग नहीं हो सकता। ये बातें मैंने तुम्हें आगे बढ़ते वक्त ही कही थी। अगर तुम एक बार मुझसे जुड़ गए फिर तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो पाओगी और फ्यूचर में मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा।
इन्हीं सब प्यार भरी और इमोशनल बातों के बीच अथर्व और ईशानी कुछ ही देर में खाना खा लेते हैं। ईशानी अभी तक अथर्व को अपनी बीती जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। ईशानी का भी एक परिवार है, पर इसके बारे में ईशानी को नहीं पता, क्योंकि ईशानी बचपन से ही अनाथ आश्रम में पल बढ़ी है। कैसे पहुंची ईशानी अनाथ आश्रम और अपने परिवार से अलग किस कारण से थे, ये सब बातें आपको कहानी में आगे जानने को मिलेगी। ईशानी के परिवार के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। और आगे कहानी में सबसे पहले शिवांगी की शादी होने वाली है। खाना खाने के बाद अथर्व और ईशानी बर्तनों को किचन में ले जाते हैं। कुछ भी देर में बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके अच्छे से रख देते हैं। कुछ देर आराम करने के लिए लिविंग हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अथर्व अपने फोन को निकालकर अपने पोर्टफोलियो को देखने लगता है। अथर्व का पूरा ध्यान इस वक्त अपने मोबाइल पर था। वही ईशानी के दिमाग में अथर्व को परेशान करने प्लान चल रहा था। ईशानी की नजरें अथर्व के कोमल मुलायम होठों पर थी। ईशानी सोफे से उठकर अथर्व की गोद में बैठ जाती है। ईशानी के ऐसा करने से अथर्व एकदम हैरान हो जाता है। ईशानी को करने से बचने के लिए अथर्व एक हाथ से ईशानी की कोमल मुलायम कमर को पकड़ लेता है। अथर्व अपने मोबाइल को साइड रखकर ईशानी से पूछता है, क्या हुआ लिटिल चेरी, कुछ चाहिए? तुम्हारे हैंडसम चेहरे को देखकर मेरा मन तुम्हें परेशान करने का कर रहा है। अथर्व ईशानी की बातों का जवाब देता से पहले ही ईशानी अथर्व को कॉलर से पढ़कर अपने करीब खींचती है। ईशानी के ऐसा करने से दोनों के चेहरे इस वक्त बिल्कुल करीब आ चुके थे। अथर्व की नजर आए तो ईशानी के चेहरे से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। वही ईशानी पर अपने इंटेंस नजरों से अथर्व के होठों को देख रही थी। अथर्व ईशानी से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है। उससे पहले ही ईशानी अपने होठों को अथर्व के होठों पर रख देती है। कुछ देर तो बड़े ही प्यार से अथर्व को किस करती है। ईशानी कभी अपने होठों से अथर्व के लोअर लिप्स को शक करती, कभी अपर लिप को स्ट्रॉबेरी की तरह बाइट करते हुए किस करती। अथर्व ईशानी को अपने मनमानी करने देता। कुछ देर बाद अथर्व ईशानी का किस करने लगत है। वही अथर्व के हाथ ईशानी के कपड़ों के अंदर से पूरे शरीर को एक्सप्लोर करता है। 20 मिनट के किस के बाद ईशानी अथर्व को अपना मुंह खोलने के लिए बोलती है। अथर्व भी बिना कुछ कहे ईशानी सारे बात मानता है। ईशानी की अथर्व के मुंह में अपनी जीभ इटक कर देती है। फिर किस करते हुए अथर्व के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगती है। ईशानी को अथर्व के मुंह का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। आधे घंटे तक प्यार भरे पल बताने के बाद दोनों अलग होते हैं। काफी देर के किस के कारण ईशानी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था, जिससे ईशानी और भी खूबसूरत लग रही थी। ईशानी अथर्व के कंधे पर सिर रखकर काफी तेजी से सांस लेने लगती है, जिस कारण ईशानी का गले से नीचे का हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा था। वही अथर्व की नजरें थे उसी जगह पर टिके हुए थी। क्या ईशानी के इस तरह परेशान करने पर अथर्व खुद को कंट्रोल कर पाएगा? क्या दोनों के बीच फिर से होने वाला है रोमांस? अथर्व की शादी सच में बहुत जल्द होने वाली है। आगे आपको अथर्व के दुश्मनों के बारे में जानने को मिलेगा। कैसे रहने वाला है काव्य अथर्व ईशानी का मुंबई का सफर जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH86 दर्द भरा रोमांस। अब आगे आधे घंटे तक प्यार भरे पल बताने के बाद दोनों अलग होते हैं। काफी देर के किस के कारण ईशानी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था, जिससे ईशानी और भी खूबसूरत लग रही थी। ईशानी अथर्व के कंधे पर सिर रखकर काफी तेजी से सांस लेने लगती है, जिस कारण ईशानी का गले से नीचे का हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा था। वही अथर्व की नजरें थे उसी जगह पर टिके हुए थी। ईशानी की गर्म सांसें अथर्व को अपनी गर्दन पर महसूस होती है। अथर्व अपना कंट्रोल होने लगता है। अथर्व अपनी मदहोशी भरी आवाज में ईशानी को वार्निंग देते हुए कहता है, ईशानी अब तुम नॉर्मल हो चुकी हो, मेरे ऊपर से उठो। अगर तुम इस तरह ही मुझे परेशान करती रही, आगे जो कुछ भी होगा उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना। अथर्व के वार्निंग देने के बाद भी ईशानी अथर्व की गोद से नहीं उठाती है। उल्टा अथर्व को परेशान करने के लिए जानबूझकर अथर्व के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ती है। अथर्व में कुछ देर तो अपने ऊपर कंट्रोल करता है। जब अथर्व से और कंट्रोल नहीं होता, अथर्व ईशानी को कल रात के रोमांटिक मोमेंट की याद दिलाता है। वही अथर्व की बातें सुनने के बाद ईशानी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ईशानी भी समझ जाती है अथर्व जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अथर्व कितना है ईशानी को परेशान करता, फ्लर्ट करता, फिर भी ईशानी अथर्व की गोद से नहीं उठाती। अथर्व ईशानी को एक बार फिर से लास्ट वार्निंग देता है। ईशानी अथर्व को चिढ़ाने के लिए कभी अथर्व के होठों को अपने अंगूठे से टच करती, कभी अथर्व की गर्दन पर अपने होंठ रख देती। ईशानी को अथर्व को परेशान करने में काफी मजा आ रहा था। ईशानी अथर्व से रात को किए रोमांस का बदला ले रही थी। जब अथर्व के बर्दाश्त की हद पार हो जाती है, अथर्व ईशानी के होठों पर अपने हाथ रख देता है और ईशानी को किस करने लगता है। अथर्व के ऐसा करने से ईशानी एकदम से ब्लैक हो जाती है। किस करते हुए ही अथर्व ईशानी को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ईशानी भी अथर्व के किस मदहोश होने लगती है। ईशानी गिरने के डर से अथर्व के कमर पर अपने पैरों को लपेट लेती है। कुछ ही देर में अथर्व ईशानी के कमरे में पहुंच जाता है। ईशानी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती, तब ईशानी के होठों को अपने होठों से आजाद करता है। अथर्व के अलग होते हैं ईशानी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। वही अथर्व के साथ ईशानी के कपड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ईशानी का महसूस होता है, अथर्व अब कपड़ों को रिमूव करने वाला है। ईशानी अथर्व के हाथों पर अपने हाथ रख देती है।
अपनी मीठी आवाज में अथर्व से कहती है। अथर्व ऐसा मत करो, मैं तुम्हें इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अथर्व ईशानी से करता है। ये तो तुम्हें मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था। अथर्व की बातों से ईशानी समझ जाती है। अथर्व का अब रुकने का इरादा नहीं है। ईशानी को अब खुद के किए पर पछतावा हो रहा था। ईशानी अलग अलग फेस बनाकर अपने मन में ही अथर्व को कोसे जा रही थी। क्या जरूरत थी ईशानी तुम्हें इस मॉन्स्टर को जगाने की, तो मैं पहले ही सोचना चाहिए था कि ये रोमांस करते हुए कितना वाइल्ड हो जाता है। ईशानी अभी तक अपनी सोच में ही गुम थी। इतने ही समय में अथर्व ने ईशानी के सभी कपड़े रिमूव कर दिए थे। इस वक्त ईशानी के शरीर पर कुछ जरूरी हिस्सों पर ही कपड़े थे। ईशानी का गोरा बदन किसी मखमल की तरह मुलायम था। ईशानी को इस रूप में देखकर अथर्व अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अथर्व बड़े ही प्यार से ईशानी को अपनी गोद में उठता है। बिस्तर पर लिटाकर खुद ईशानी के ऊपर आ जाता है। फिर अथर्व के होंठ ईशानी के पूरे शरीर पर चलने लगते हैं और ईशानी की मदहोशी भरे सिसकियां निकलने लगती है। ऐसे ही अथर्व कुछ ही देर में अपने प्यार के निशान ईशानी के पूरे शरीर पर छोड़ता है। फिर अपनी मदहोश से भरी आवाज में ईशानी से कहता है, ओपन योर आइज लिटिल चेरी। ईशानी भी अथर्व की मदहोशी भारी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है। दोनों की नजर में एक दूसरे से मिलती है। ईशानी इस वक्त अपनी गर्म सांसें के चेहरे पर छोड़ रही थी। दोनों की आंखों में इस वक्त एक दूसरे को पाने के डिजायर साफ दिखाई दे रही थी। ईशानी को अथर्व के साथ टाइम स्पेंड करना, प्यार भरे पल बताना, अथर्व का ईशानी की केयर करना, ये छोटी छोटी चीज काफी अच्छी लगने लगी थी। अथर्व ईशानी को कंफर्ट करते हुए कहता है, लिटिल चेरी क्या तुम आगे बढ़ना चाहती हो? अथर्व के प्यार की मदहोश में खोए हुए हैं ईशानी हाँ में जवाब देती है। अथर्व ईशानी को ज्यादा परेशान ना करते हैं। ईशानी को कमर से पकड़ता है, अपने करीब खींचकर ईशान के बाकी के बचे कपड़े भी निकाल देता है। फिर अपनी मदहोश से भरी आवाज में ईशानी से कहता है, आज मैं तुम्हें दूसरे तरीके से रोमांस करना सिखाऊंगा। इतना बोलने के बाद ईशानी की कमर को पकड़कर ईशानी को पीठ के बल लिटा देता है। इस वक्त परेशानी को काफी घबराहट हो रही थी। ईशानी थोड़ी सी पहचान में दिखाई दे रही थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व अपने हाथों से ईशानी के पीछे जैसे सहलाता है, जो थोड़ा उभरा हुआ था। वही अथर्व टच से ईशानी के शरीर में सरहन पैदा हो गई थी। वही अथर्व वह इस वक्त ऐसा लग रहा जैसे अपने कठोर हाथों से किसी हुई को सहला रहा था। कुछ देर ईशानी को ऐसे ही परेशान करने के बाद अचानक से अथर्व अपने प्राइवेट पार्ट को ईशानी के पीछे वाले प्राइवेट पार्ट में इंटर कर देता। अथर्व के ऐसा करते हैं ईशानी की एक दर्द भारी चीख कमरे में गूंज जाती है। अथर्व ईशानी के बालों को पकड़कर अपनी मूवमेंट को स्टॉप करता है। स्टार्टिंग में तो अथर्व काफी प्यार से ईशानी के साथ रोमांस करता है, पर धीरे धीरे अथर्व काफी वाइल्ड हो जाता है। वही अथर्व में ऐसा करते हैं ईशानी की दर्द भरे सिसकियां कमरे में सुनाई देती है। नाजुक से ईशानी अथर्व के इस वाइल्ड रोमांस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी दर्द भरी आवाज में अथर्व से कहते हैं, अथर्व अब रुक जाओ, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वही ईशानी की बात सुनकर अथर्व अपनी मदहोश से भरी आवाज में ईशानी से कहता है, बस कुछ देर और पर इस दर्द से आराम मिल जाएगा। अथर्व की बातों से ईशानी दे समझ जाती है, अब इस दर्द को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ईशानी के साथ रोमांस करते हुए अथर्व ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व को पनिशमेंट दे रहा हो, पर इसमें अथर्व की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अथर्व के सिंग नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और इसी कारण से ईशानी के साथ रोमांस करते हुए अथर्व की थोड़ी सी ताकत को भी ईशानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अथर्व के इतने ज्यादा गर्लफ्रेंड होने वाली। पहले, दोनों के रोमांस सिस्टम को एनर्जी के रूप में पावर मिलती है। एक से ज्यादा शादी करना सिस्टम की ये एक कंडीशन है। अथर्व के लिए आधे घंटे के रोमांस में इस वक्त पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि अथर्व ने ईशानी के साथ अलग अलग पोजीशन में रोमांस किया था, और अथर्व के वाइल्ड होने के कारण ईशानी अथर्व को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अथर्व ईशानी के साथ 1 घंटे तक रोमांस करता है, क्योंकि इस बीच ईशानी बेहोश भी हो गई थी। कुछ देर बाद अथर्व पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। दोनों इस वक्त पसीने में भीगे हुए थे, और जैसे ही अथर्व अपने प्राइवेट पार्ट को निकलता है, ईशानी की दर्द भारी चीख कमरे में सुनाई देती है। ईशानी का चेहरा इस वक्त किसी कश्मीरी साहब की तरह लाल हो गया था। ईशानी की सांस भी काफी तेज चल रही थी। अथर्व ईशानी को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लेता है। अथर्व के साथ कुछ देर के रोमांस के बाद ही ईशानी काफी थक चुकी थी। ईशानी की हालत को देखते हुए अथर्व अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से आध्यात्मिक मसाज करने लगता है, जिससे कुछ ही देर में ईशानी के चेहरे पर पहले जैसी रौनक लौट आई है। जैसे ही ईशानी नॉर्मल होती है, अथर्व से हल्के गुस्से में कहती है, यू लिटिल मॉन्स्टर कहीं के, मुझे तो तुम इंसान ही नहीं लगता। इतना वाइल्ड रोमांस कौन करता है? तुम्हारी वजह से मुझे अपने पेट में भी हल्का सा दर्द अभी भी महसूस हो रहा है, और जब मैं तुम्हें रोकने के लिए बोल रही थी, तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर मेरा फायदा उठाया जा रहे थे। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ी सी तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिस तरह से तुमने मुझे परेशान किया है, इस तरह से मैं भी तुम्हें परेशान करूंगी। आप मुझे बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, ताकि मैं अपने आगे के प्लान बना सकूं। अथर्व भी बिना कुछ छुपाए ईशानी से कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 है, और 5वीं बहुत है, इनोसेंट है, तो उसे गर्लफ्रेंड बनने में टाइम लगेगा। क्या हुआ लिटिल चेरी, तुम्हें उनसे कोई दिक्कत है?
नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूँ क्योंकि मुझे तो तुम संभाले नहीं जाओगे, हम सभी मिलकर तो मैं कंट्रोल तो कर लेंगे। अब ये बताओ मुझे उनसे कब मिलवाने वाले हो? क्या अथर्व ईशानिका अपनी सभी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है? कैसा रिएक्शन होगा सभी लड़कियों का एक दूसरे को देखकर? क्या अथर्व सभी के साथ शादी करने वाला है? मुंबई के सफर में कौन सी परेशानी अथर्व का इंतजार कर रही है? क्या अथर्व टकराएगा अपने परिवार के रहस्यमयी दुश्मनों से? जानने के लिए पढ़ते रही MIAI सिस्टम सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। CH87 ईशानी की हैरानी अथर्व पोर्टफोलियो। अब आगे आप मुझे बताओ तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स है, ताकि मैं अपने आगे के प्लान बना सकूं। अथर्व भी बिना कुछ छुपाए ईशानी से कहता है ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 है, और 5वीं बहुत है, इनोसेंट है, तो उसे गर्लफ्रेंड बनने में टाइम लगेगा। क्या हुआ लिटिल चेरी, तुम्हें उनसे कोई दिक्कत है? नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूं क्योंकि मुझे तो तुम संभाले नहीं जाओगे, हम सभी मिलकर तो मैं कंट्रोल तो कर लेंगे। अब ये बताओ मुझे उनसे कब मिलवाने वाले हो? मेरी एक गर्लफ्रेंड है काव्या, जैसे तुम जानती हो, और आज शाम को मैं तुम दोनों को ऑफिशियली मिलता भी दूंगा। मेरी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है। काव्या अथर्व की बातें पड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही अथर्व अपनी बात कंप्लीट करता है, ईशानी अथर्व से कहती है, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि मैं बचपन से ही अकेली रही हूँ, मुझे एक फैमिली मिल जाएगी। क्या तुमने काव्या को भी मेरी तरह ही परेशान किया है? नहीं, काव्या को उतना ज्यादा परेशान नहीं किया है। बाकी तुम काव्या से मेरे बारे में जान सकती हो, बाकी मेरे साथ रहकर तुम सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा। लिटिल चेरी, अभी जो मैंने तुम्हारे साथ रोमांस किया से मेरी स्ट्रेंथ का सिर्फ 1% था, तो तुम सोच सकती हो कि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा परेशान किया तो तुम्हारी हालत क्या हो सकती है, तुम्हें थोड़ा ज्यादा परेशान किया तो तुम्हारी हालत क्या हो सकती है। बाकी तुम सभी एक बार एक दूसरा से मिलना, साथ रहना या ना रहना वह तुम्हारा डिसीजन रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बात का ख्याल रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। तुम सभी से मैं आगे चल गया शादी करने वाला हूँ, और जो मेरे साथ एक बार जुड़ गया वह चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। अब जल्दी से उठो और फ्रेश होते हैं, फिर मुझे निकलना भी है, क्योंकि मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी चेक करना है। ईशानी अथर्व की बातों को सुनकर जवाब देती है, तुमने मुझे इतना परेशान किया है, अब फ्रेश होने में भी मेरी हेल्प करो। अथर्व बिस्तर से उठकर ईशानी को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बाथरूम में आने के बाद अथर्व शावर ऑन करता है और दोनों कुछ ही देर में नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकलते हैं। अथर्व अपने कपड़े पहन लेता है, वही ईशानी भी जो सुबह कपड़े पहने थे उन्हीं को पहन लेती है। दोनों कुछ ही देर में रेडी हो जाते हैं, फिर कमरे से निकालकर नीचे लिविंग हॉल में आते हैं। अथर्व ईशानी से कहता है, तुम अपने मोबाइल में अपना पोर्टफोलियो निकालो और अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखो। ईशानी जो अभी तक सोफे पर नहीं बैठे थी, अथर्व को अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए अथर्व की गोद में बैठ जाती है। अथर्व ईशानी का मोबाइल लेकर जैसे ही ईशानी के पोर्टफोलियो की वैल्यू देखा है, ईशानी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उनकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो चुकी है। ईशानी को अपने इन्वेस्टमेंट पर 10 गुना का रिटर्न मिला है। ईशानी अपने पोर्टफोलियो को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि जितना ईशानी ने पिछले कुछ सालों में बचाया था उससे ज्यादा का रिटर्न एक ही दिन में ईशानी को मिल गया। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, FD में, या फिर आप लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स में, या फिर आप डिविडेंड स्टॉक्स में डिविडेंड इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके लिए सबसे जरूरी है यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट FD। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में आप अच्छी तरह से सीखकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। ईशानी ने अपनी जिंदगी में एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट को नहीं देखा था। ईशानी में जो पैसे इकट्ठे किए थे वह पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई के साथ ओवर टाइम करके काम आए थे। फ्यूचर में ईशानी का प्लान बिजनेस करने का था, इन पैसों से ईशानी आराम से अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ईशानी को खुश देखकर अथर्व ईशानी से कहता है, ये तो अभी शुरुआत है, तो मैं ये रिटर्न हर रोज देखने को मिलेंगे। अथर्व, तुम्हारी वजह से जो खुशी मुझे मालिक है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तुमने मेरा अकेलेपन को दूर किया, मुझे इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं किया, और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाया। हर वह खुशी जो आज तक मुझे नहीं मिली, तुमने मुझे दी है, मेरा प्यार और परिवार बनने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अथर्व। ये बोलते वक्त ईशानी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। अथर्व ईशानी के आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, ये जो भी चीज होती है भगवान के द्वारा पहले से लिखी होती है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर भगवान हमें एक दिन दुख दिखता है तो दूसरे दिन खुशियां जरूर देता है। और मैं बहुत ही लकी हूं जो तुम जैसी प्यारी टीचर अभी मेरी गर्लफ्रेंड है और आगे चलकर मेरी वाइफ बनेगी। अथर्व की बातों को सुनकर ईशानी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अथर्व ईशानी की पतली कमर पर अपनी पकड़ को करते हुए कहता है, वैसे ही हमने जो एक्सरसाइज की है उसका कुछ असर तो अभी भी देखने को मिल रहा है। यू ठरकी इंसान, तुम्हारा ध्यान हर वक्त रोमांस पर ही रहता है। अथर्व हल्की से स्माइल करते हुए कहता है, तुम ये सब छोड़ो, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अथर्व ईशानी से कहता है, 50 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से 10 लाख निकालो, बाकी के 40 लाख रुपए में जिनके क्रिप्टो करेंसी में बता रहा हूँ उनमें इन्वेस्ट करो।
और तुम्हें हर रोज प्रॉफिट बुकिंग करना है। साथ में ये पैसे किस में इन्वेस्ट करोगी वह तुम्हें मैं हर रोज बताता रहूंगा, इसके लिए तो मुझे टाइम पर कॉल। साथ में ये पैसे किस में इन्वेस्ट करोगी वह तुम्हें मैं हर रोज बताता रहूंगा, इसके लिए तो मुझे टाइम पर कॉल करोगी। ईशानी भी थोड़े मजाक के अंदाज में रहती है, जो हुकुम लिटिल मॉन्स्टर। फिर अथर्व भी अपना पोर्टफोलियो निकालकर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद 4000 करोड़ रुपए को फिर से इन्वेस्ट कर देता है। जैसे ही ईशानी अथर्व के पोर्टफोलियो की वैल्यू देखी है, अथर्व से थोड़ा सा मजाक करते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे होने वाले पति के पास अभी से इतना पैसा है तो आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करने वाला है। पैसे का क्या करना है, कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू करूंगा और तुम सबके साथ हर दिन रोमांस करूंगा। क्या अथर्व ईशानी और अपनी सभी गर्लफ्रेंड से कुछ राज छुपा रहा है? अभी तक अथर्व ने अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं किया है? 4000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी अथर्व के पास है। क्या अथर्व के दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है? और मुंबई के सफर में क्या होगी अथर्व के दुश्मनों से अथर्व की मुलाकात कैसी होगी? अथर्व और अग्निहोत्री परिवार की मुलाकात जानने के लिए जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH88 ईशानी से फ्लर्ट काव्या का कॉल। अब आगे, जैसे ही ईशानी अथर्व के पोर्टफोलियो की वैल्यू देखी है, अथर्व से थोड़ा सा मजाक करते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे होने वाले पति के पास अभी से इतना पैसा है तो आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करने वाला है। पैसे का क्या करना है, कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू करूंगा और तुम सबके साथ हर दिन रोमांस करूंगा। रोमांस के आगे तो मैं कुछ दिखता है। अपनी बकवास बातें बंद करो। शाम के 5 बजे की मुंबई के लिए फ्लाइट है। जल्दी से घर जाकर अच्छे से मम्मी पापा से मिलना और अपना सामान लेकर कुछ ही देर में आ जाना। तब तक काव्या भी आ जाएगी। अथर्व ईशानी की बातें सुनते हुए कहता है, शादी हुई नहीं अभी से मम्मी पापा बोलना शुरू कर दिया। ईशानी भी अचानक से जवाब देती है, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहागरात तो हो गई ना, तो वैसे भी हुई ना मेरे मम्मी पापा। अथर्व ईशानी की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वही ईशानी को जब रियलाइज होता है ईशानी ने फ्लो में क्या बोल दिया, जिसकी वजह से ईशानी के गाल पके हुए टमाटर की तरह एकदम लाल हो जाते हैं। अथर्व ईशानी से फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम तो मुझे भी तेज निकली, वैसे तो ऐसी बातें कहते हुए लड़कियां शर्माती है, पर अब क्या ही कर सकते हैं जब जिंदगी में एक और बच्ची की एंट्री हो गई है। जैसे समझ में ही नहीं आता कब क्या बोलना है। तुमने बच्ची किसको बोला? अब आना तुम मेरे करीब, तब मैं तुमको अच्छा मजा चखाऊंगी। वैसे मैंने गलत ही क्या बोला, हमारे बीच वह सब पहली बार ही हुआ था तो हुई ना हमारी सुहागरात। मुझे पता है मेरी बातें सुनने के बाद तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। लिटिल चेरी, मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, इन बातों को लेकर तुम क्या सोचती हो? वैसे मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। लिटिल मॉन्स्टर कहीं कि मुझे परेशान करना बंद करो और अब तुम जल्दी से घर जाओ। मम्मी पापा से मिलना और फ्लाइट के लिए देर मत करना और काव्य को भी इन्फॉर्म कर देना ताकि जल्दी से मेरे घर पर आ जाएं। फिर हम दोनों तुम्हें मिलकर परेशान करेंगे ताकि तुम्हें पता चले हर किसी का तुम जो मजाक बनाते हो ना उन्हें कैसा लगता है। लिटिल चेरी, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अब बोलो भी क्या बोलना है, कब से पहेलियां ही भूजाए जा रहे हो। तुम दोनों ना खुद को अच्छे से तैयार कर लेना ताकि जब हम मुंबई में रोमांस करें तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यू ठरकी इंसान कहीं कि हम मुंबई क्विज कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, ना कि रोमांस करने के लिए। अथर्व को ईशानी का परेशान करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा। इस वक्त भी ईशानी अथर्व की गोद में बैठी हुई थी। अथर्व ईशानी को परेशान करते हुए कहता है, बाकी कुछ भी कहो, ऐसा नहीं तुम्हारे शरीर से जो नेचुरल खुशबू आती है ना वह मुझे मदहोश कर देती है, और तुम्हारे पीछे का प्राइवेट पार्ट जो काफी मुलायम है उस हिस्से को परेशान करते हुए मुझे बड़ा मजा आता है। यू लिटिल मॉन्स्टर कहीं कि मुझे पता है तुम ये सब बातें मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो। अभी तुमको जितना परेशान करना है मुझे कर लो परेशान, जब मैं और काव्य तुम्हें परेशान करने पर आ गए तब तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम खुद ही सोच सकते हो। और अभी के लिए तुम्हारी पनिशमेंट। इतना बोलने के बाद निशान अथर्व के होठों पर बीते कर लेती है, जिसके कारण अथर्व के होठों पर हल्का सा खून निकलने लगता है। अथर्व ईशानी के गुस्से को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि अथर्व को पता था अगर एक बार ईशानी अपने टीचर वाले अवतार में आ गई तो अभी जो उसने ईशानी को परेशान किया है उससे ज्यादा अथर्व को परेशान करने वाली है ईशानी। ऐसे ही ईशानी के साथ कुछ देर प्यार भरे पल बिताने के बाद अथर्व ईशानी से कहता है, अब मैं निकलता हूँ और मेरे बाकी के बचे हुए कपड़े भी अच्छे से पैक कर देना। इसके बदले में मैं तुम्हें और काव्य को मुंबई घुमाऊंगा। मुंबई घूमने की बात सुनकर ईशानी काफी खुश हो जाती है और अथर्व से कहती है, तुम अब निकलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अथर्व अपने मोबाइल से कैब बुक करता है, फिर काव्य से बात करने के लिए काव्या को कॉल करता है। दूसरी तरफ से बड़ी ही मीठी आवाज में काव्य का फोन उठते ही, हेलो अथर्व, कैसे हो? मैं ठीक हूँ काव्य, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? हाँ मेरी पैकिंग हो गई है, जैसा तुमने बोला था बहुत कम ही कपड़े मैंने रखे। तुम एक काम करना, 3 बजे तक मैंने तुम्हें ईशानी का एड्रेस भेजा है, वहां पर आ जाना, फिर हम तीनों साथ में मुंबई के लिए निकलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से। जो हुकुम सरकार। काव्या भी मजाकिया अंदाज में अथर्व को जवाब देती है, वैसे अब तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कर जा रहा हूँ, फ्री होते ही कॉल करूंगा। अब कॉल किया हुआ है फिर भी प्यार भरी बातें नहीं कर सकते? तुम्हें तो रोमांस के सिवा लड़कियों से बातें करना ही नहीं आता। फिर अथर्व भी अपने ही अंदाज में जवाब देता है, जब तुम मेरे पास आ जाओगे ना तब तुम हमें बताता हूँ कि फ्लर्ट करना और प्यारी प्यारी बातें करना क्या होता है।
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है तुम्हारे इरादे, अब फोन रखो, मम्मी बुला रही है मुझे। काव्य की बातें सुनने के बाद अथर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं कुछ समय बाद अथर्व की कैब भी आ जाती है। जैसे ही अथर्व कब में बैठता है, अथर्व का फोन फिर से बजने लगता है। जैसे ही अब तब अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा है, अथर्व काफी खुश हो जाता है। किसका कॉल आया अथर्व को, जिसकी वजह से अथर्व इतना खुश हो गया? क्या अथर्व के मम्मी पापा अथर्व को अपने दुश्मनों के बारे में बताएंगे? कब तक लौटने वाला है अथर्व अपने परिवार में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH89 अथर्व की लगे क्लास टैक्सी ड्राइवर की मदद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से बहुत कम ही चैप्टर में अपलोड कर पा रहा हूं। पर मेरी कोशिश ये रहती है इस परेशानी भरे माहौल में भी आपके लिए कुछ चैप्टर 2 अपलोड करूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। अब आगे। वहीं कुछ समय बाद अथर्व की कैब भी आ जाती है। जैसे ही अथर्व कब में बैठता है, अथर्व का फोन फिर से बजने लगता है। जैसे ही अथर्व तब अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा है, फोन में फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर काफी खुश हो जाता है। जैसे ही अथर्व कॉल उठता है, दूसरी तरफ से प्यार भरी मगर गुस्से भरी आवाज अथर्व को सुनाई देती है। यू लिटिल मॉन्स्टर, कहीं के तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आप सोच रहे होंगे अथर्व को उसकी हर गर्लफ्रेंड लिटिल मॉन्स्टर क्यों कहती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, एक तो अथर्व उनसे उम्र में छोटा है, दूसरा जब भी अथर्व रोमांस करता है तो एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। और इस उम्र में इस वाइल्डनेस को देखते हुए अथर्व की सभी गर्लफ्रेंड जिन्होंने उनके साथ पहली बार रोमांस किया है, अगर फिर से अथर्व से मिलती है तो उनके मुंह से गुस्से में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, लिटिल मॉन्स्टर। मुझे पता चला है तुम मुंबई जा रहे हो, पर तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा है। आज शाम की मेरी फ्लाइट है और कितने दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा। पहले तो तुम्हारे साथ में जाने वाली थी, पर किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से मुझे मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब तुम मुझे जल्दी से ये बताओ, तुम घर कब तक आओगे? शिवांगी अपने गुस्से में अथर्व को कुछ मौका ही नहीं दे रही थी बोलने का। ईशानी, एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मुझे आज शाम को कंपटीशन के लिए मुंबई जाना है, उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ी और बाकी के भी कुछ इंपॉर्टेंट काम थे। जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, एक हफ्ते में तुम मुझे जरूर मिलना, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर अथर्व शिवांगी को जवाब देता है, अगर कुछ जरूरी है तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। नहीं, जब तुम कंपटीशन से फ्री हो जाओगे फिर हम बात करेंगे, तब तक उसे मैटर को मैं कुछ दिन के लिए होल्ड पर रख दूंगी। बाकी आगे का क्या प्लान है तुम्हारा, कब वापस आ रही हो? मेरी कल की फ्लाइट है, कल ही मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। ऐसे ही कुछ देर दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और फिर अथर्व और ईशानी एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय बोलने के बाद फोन रख देते हैं। अथर्व को पता ही नहीं चला कब शिवांगी से बातें करते हुए आधा घंटा बीत गया। और कुछ ही देर में टैक्सी भी और अथर्व के घर के आगे रुकती है। फिर अथर्व टैक्सी से उतरने के बाद टैक्सी वाले को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, ताकि आज का दिन अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बता सके। जैसे ही अथर्व अपनी जेब से पैसे निकालकर टैक्सी ड्राइवर को देता है, पहले तो टैक्सी ड्राइवर मन करता है, फिर अथर्व उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहता है, चाचा मैं भी आपके बेटे का ही उम्र का हूँ। कुछ देर मनाने के बाद टैक्सी वाला भी अथर्व से पैसे ले लेता है। पैसे लेते हुए एक अलग ही मुस्कान टैक्सी वाले के चेहरे पर देखी जा सकती, क्योंकि अदवर ने जो पैसे टैक्सी वाले को दिए थे उनसे उनके घर खर्च एक महीने तक चले गए। आपके मन में भी यह ख्याल आ रहा होगा कि अथर्व तो टैक्सी वाले को जानता ही नहीं, फिर अथर्व ने उसे पैसे क्यों दिए? जब अथर्व शिवांगी से बातें कर रहा था तभी टैक्सी वाले का मोबाइल रिंग करता है। दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है और बच्चे की स्कूल फीस भी देनी है, हो सके तो शाम को आते वक्त कुछ राशन जरूर ले आना। वही अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद टैक्सी वाला थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। ये चीज अथर्व ने भी नोटिस कर ली थी, क्योंकि साधना करने की वजह से अथर्व की जो सेंस करने की, जो सुनने की शक्ति काफी अच्छी। फिर अथर्व डिसाइड करता है टैक्सी वाले की मदद जरूर करेगा, क्योंकि यह गरीबी का भी अथर्व ने भी देखी थी। अथर्व के पैसे देते हैं, टैक्सी वाले के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और अथर्व को धन्यवाद बोलते हुए और सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए अपने घर की तरफ निकाल लेता है, क्योंकि इन पैसों से पहले अपने घर में राशन देने के बाद फिर अगर कुछ समय बचता है तो फिर से टैक्सी चलाएगा। वही अथर्व भी अपने घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कुछ ही देर की बड़े तय करने के बाद अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अथर्व के मम्मी पापा भी इस वक्त लिविंग हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे। जैसे ही उन्हें अपने घर में किसी के कदमों की आवाज आती है तो अपनी नजरें उठाकर सामने देखते हैं, तो अथर्व अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेते हुए अपनी मम्मी पापा के पास जा रहा था। अनीता जी अगर वह देखते हुए कहती है, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ मम्मी पापा। फिर अथर्व अपनी मम्मी पापा के पास जाकर सबसे पहले उनके पर जूता है, पर दोनों अपने इकलौते बेटी पर जी भरकर प्यार लौटते हैं। अथर्व की मम्मी अनीता जी अथर्व को देखते हुए कहती है, बेटा तुम कुछ खाना वाना खाते हो या नहीं? देखा कितने दुबले पतले हो गए हो। टीयर्स ऑफ जॉय। वीर प्रताप जी अनीता की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। अनीता तुम्हारा बेटा तो मुझे भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, इसकी उम्र में तो मैं भी ऐसा नहीं था। आप रहने दीजिए, हम कितने टाइम से अस्पताल में हैं और आधार में ढंग से खाना खाया होगा या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता।
तो अब तो हम घर पर आ गए हैं, तुम अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला देना, और वैसे भी अथर्व हमारे लिए भी अपने हाथों से बनाया हुआ खाना भेजता था। अनीता जी वीर प्रताप को डांटे हुए जी भरकर अथर्व अपना प्यार लौट आए है, और अथर्व वह अपने हाथों से छूटे। अनीता जी वीर प्रताप को डांटे हुए जी भरकर अथर्व अपना प्यार लौट आए है, और अथर्व वह अपने हाथों से छूटे हुए गुस्से में कभी कभार दांत भी रही थी। आधार बेचारा अपनी मम्मी की बातें सुनने के बाद कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मम्मी अब बस भी करो, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। आप हो कि मेरी चिंता करने में लग गई। मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। मैं आज शाम को ही क्विज कंपटीशन के लिए स्कूल की तरफ से मुंबई जा रहा हूँ, और मुझे आने में 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। आधार देना। मम्मी पापा अथर्व की बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। बेटा तुम पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो इसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ कोई जा रहा है या नहीं? माँ पापा मेरी टीचर और एक क्लासमेट मेरे साथ जा रही। वीर प्रताप अथर्व की बातें सुनने के बाद कहते हैं, हम तो अथर्व बेटा तुम्हारी यूं ही चिंता कर रहे थे। तुम तो कंपटीशन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ और हमसे झूठ बोलने की कोशिश करो, और हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे। वीर प्रताप की बातें सुनने के बाद अथर्व थोड़ा हड़बड़ा जाता है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरी यह सब प्यार वार के चक्कर में पड़ने की अभी उम्र नहीं है। अथर्व ने अपनी मम्मी पापा को इस वक्त सच्चाई क्यों नहीं बताई? तो इसका बहुत बड़ा कारण है जो आपको आगे पता चलेगा। वही ईशानी ने अथर्व को कॉल क्यों किया? कौन सी इंपॉर्टेंट बात अथर्व से डिस्कशन करने वाली थी? मुंबई के सफर में अथर्व कौन सी परेशानियों को सामने करना पड़ेगा? क्या अथर्व के चेहरे को देखते हुए उनका दुश्मन अथर्व को पहचान जाएगा? क्योंकि अथर्व का चेहरा अपने चाचा से मिल रहा था। ऐसी कौन से राज है अथर्व के परिवार के जो अपने घर से इतनी दूर पिछले 20 सालों से रह रहे हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल एफएम पर। CH90 अवनी की शिकायतें। अब आगे। बेटा तुम पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो इसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ कोई जा रहा है या नहीं? माँ पापा मेरी टीचर और एक क्लासमेट मेरे साथ जा रही। वीर प्रताप अथर्व की बातें सुनने के बाद कहते हैं, हम तो अथर्व बेटा तुम्हारी यूं ही चिंता कर रहे थे। तुम तो कंपटीशन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ और हमसे झूठ बोलने की कोशिश करो, और हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे। वीर प्रताप की बातें सुनने के बाद अथर्व थोड़ा हड़बड़ा जाता है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ और मेरी यह सब प्यार वार के चक्कर में पड़ने की अभी उम्र नहीं है। जब सही टाइम आएगा मैं उनसे आपको मिलवा दूंगा, अभी आप इस टॉपिक पर बात मत कीजिए। फिर अनीता जी अथर्व से कहती है, बेटा वह सब छोड़ो, क्या तुमने खाना खाया? हम माँ, मैंने लंच कर लिया है। ऐसे ही अथर्व कुछ देर और अपने मम्मी पापा से बात करता है। कुछ देर बातें करने के बाद अथर्व अपने मम्मी पापा से कहता है, माँ पापा मेरे जाने के बाद आप शॉपिंग पर चले जाना कल, ताकि आप कुछ देर टाइम बिता उसको अकेले में और अच्छे अच्छे शॉपिंग कर सको। फिर अनीता जी अथर्व से कहते हैं, इसकी क्या जरूरत है बेटा, अभी हमारे पास बहुत कपड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब चले जाएंगे। तो अथर्व अपने मम्मी पापा से कहता है, माँ पापा को भी बाहर गए हुए काफी टाइम हो गया, इसी बहाने बाहर के माहौल को भी देख लेंगे, और मैं जब वापस आऊंगा उसके बाद बिजनेस के बारे में भी डिस्कशन करेगी। अभी आप आराम कीजिए, तब तक मैं भी अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा जल्दी पैकिंग करके नीचे आना, तब तक मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। अथर्व अपने कमरे में चला जाता है। अनीता जी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अथर्व अपना छोटा सा सूट कैसे निकलता है और 20 मिनट की मेहनत के बाद कुछ कपड़ों को पैक कर लेता है। साथ में जो भी जरूरत का सामान है वह भी रख लेता है। अभी अथर्व ने काम खत्म किया था, तभी अथर्व का फोन बजता। जैसे ही अथर्व फोन में नंबर देखा है, अथर्व के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही अगर फोन उठाता है, दूसरी तरफ से शिकायत भरी आवाज आती है, अथर्व तुम बहुत बुरे हो, तुमने इतने दिनों से हमें कॉल नहीं किया, और ना ही हमारा हाल चाल पूछ हम कैसे हैं, ठीक है या नहीं, और ना ही तुम मुझसे मिलने आए। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगी, मैं यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है। अवनी की शिकायत सुनने के बाद अथर्व अपनी से कहता है, अवनी मुझे क्विज कंपटीशन के लिए मुंबई जाना था, इसी वजह से टाइम नहीं मिला, और 1 हफ्ते तक मैं मुंबई रहने वाला हूँ। जैसे ही वापस आऊंगा मैं तुमसे सबसे पहले मिलेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, पर इन सब चीजों में मैं इतना बिजी हो गया, मुझे टाइम ही नहीं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, पर इन सब चीजों में मैं इतना बिजी हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं अथर्व, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें अपने अवनी की याद ही नहीं आती। अब हम तुमसे जब भी बात करेंगे तब तुम मुझसे मिलने आओगे। मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, और तुम हो कि मुझे कॉल नहीं करते। मरीना, एक दोस्त ने मुझसे कहा, अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, उसको टाइम नहीं है हमसे मिलने का, तो तुम उसकी फोटो अपने पास रख सकती हो। तुम मुझे अभी के अभी अपनी फोटो भेजो। हाँ 1 मिनट रुको अवनी, अभी भेजता हूँ। जल्दी भेजो ना अथर्व, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अथर्व भी अपनी फोटो खींचकर अवनी को भेज देता है, वही दूसरी तरफ से अपनी भी अपनी फोटो खींचकर अथर्व को भेज देती है। जैसे ही अवनी अथर्व की फोटो देखी है, अथर्व को जवाब देती है, अथर्व तुम तो पहले से भी खूबसूरत हो गए। तुम भी बहुत खूबसूरत हो अवनी। सच में अथर्व, मैं तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत सच हूँ।
जैसे ही अथर्व अवनी की तारीफ करता है, अवनी बच्चों की तरह मुस्कुराने लगती है और फिर खिलाकर हंसने लगती है अथर्व की बातों पर। ऐसे ही अथर्व अपनी प्यार भरी बातों से अवनी को कुछ देर हंसता है। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद अवनी अथर्व से कहती है, अथर्व अब मैं थक गई हूँ, मुझे खाना खाना है, मैं कॉल रखती हूँ, जब भी तुम्हें टाइम मिले कॉल जरूर करना। हाँ, एक और बात, मुझसे मिलना मत भूलना और अपना ख्याल रखना। अवनीश के फोन रखने से पहले अथर्व अवनी से कहता है, अवनी तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है, मेरी ना एक बहुत खूबसूरत दोस्त है, जब तुम घर आओगे तब मैं तुम्हें उस मिलवाऊंगी, वो मुझे ये सब सिखाती है, अब जल्दी फोन रखो ना। जैसे ही अपनी फोन रखती है अथर्व के चेहरे पर अवनी की बातों से प्यार भरी मुस्कान जाती है। कितनी मासूम है मेरी, अभी उसे सब कुछ सीखना पड़ेगा, अभी उसे सब कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ देर अपने कमरे में आराम करने के बाद अथर्व नीचे लिविंग हॉल में आ जाता है। वही इतनी सी देर में अनीता जी ने खाना भी बना लिया था। अनीता जी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद वीर प्रताप और अथर्व को आवाज देती है, दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर दोनों को अनीता जी खाना परोसती हैं। अनीता जी खुद खाना शुरू करने से पहले अथर्व को अपने हाथों से कुछ व्हाइट खिलाते हैं और अथर्व भी बड़े ही प्यार से अनीता जी के हाथों से खाना खा रहा था। ऐसे ही तीनों खान को एंजॉय करते हुए कुछ ही देर में खत्म कर देते हैं। अनीता जी किचन में बर्तन लेकर चली जाती है। वही वीर प्रताप और अथर्व लिविंग हॉल में आ जाते हैं। अथर्व अपने पापा के पास बैठने के बाद वीर प्रताप से पूछता है, पापा क्या आप ट्रेडिंग करना चाहोगे जिससे आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो? मैं जिस कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा उसे कॉइन में अगर पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपका टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत इनकम भी आप जो है बना लो घर बैठे ही। आधार बेटा, मुझे इन सब की जानकारी नहीं है, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं कुछ ही देर में सीख जाऊंगा। क्या अथर्व अपने पापा को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने वाला है? कैसा रहेगा अथर्व का मुंबई का सफर? कौन सी परेशानी अथर्व का इंतजार कर रही है? CH91 अथर्व में अपनी फैमिली को सिखाया इन्वेस्टमेंट। अब आगे वीर प्रताप और अथर्व लिविंग हॉल में आ जाते हैं। अथर्व अपने पापा के पास बैठने के बाद वीर प्रताप से पूछता है, पापा क्या आप ट्रेडिंग करना चाहोगे जिससे आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो? मैं जिस कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा उसे कॉइन में अगर पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपका टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी बहुत इनकम भी आप जो है बना लो घर बैठे ही। अथर्व बेटा, मुझे इन सब की जानकारी नहीं है, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं कुछ ही देर में सीख जाऊंगा। फिर अथर्व अपने पापा से कहता है, आप मुझे अपना फोन दीजिए, सबसे पहले मैं आपको डिमेट अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकती हो, साथ में क्रिप्टो मार्केट के लिए भी एक अलग अकाउंट बना देता हूँ। फिर अथर्व अपने पापा से कहता है, आपको जो जो स्टेप में करने को बोलूं आप वह करते रहिए और कुछ ही देर में आपके दोनों अकाउंट बन जाएंगे। अथर्व की मदद से वीर प्रताप सिंह ने भी कुछ ही देर में दोनों अकाउंट बना लिए। अथर्व अपने पापा के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है, जिससे एक वीक के अंदर एक अच्छी खासी अमाउंट हो। फिर अथर्व अपने पापा को यह भी सीखना है कि कैसे पैसों को इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। सबसे पहले अथर्व अपने इस सिस्टम की हेल्प से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो मार्केट में करता है। इन्वेस्ट करने के बाद अपने पापा से कहता है, अथर्व पापा मैं हर रोज आपको कॉल करके या फिर मैसेज पर बताता रहूंगा, जैसे इजीली आप उन्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और कुछ पैसे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सके, लंबे समय के लिए रख सकते हो। कुछ ही देर की मेहनत के बाद अथर्व अपने पापा को सारे स्टेप समझा देता है और अथर्व ने जो 50 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे, बिटकॉइन काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, जिसके चलते 50 लाख रुपए की वैल्यू कुछ ही मिनट में 1 करोड़ रुपए हो गई। जैसे ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर जाता है, महेश दास से 20 मिनट के अंदर अथर्व के 50 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए हो। अथर्व 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करता है और 1.5 करोड़ रुपए का फिर से फ्री इन्वेस्ट कर देता है। अथर्व के पापा कुछ ही देर में हुए इतने प्रॉफिट को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बिजनेस करते हैं उसमें भी इतनी जल्दी पैसा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग अथर्व अपने पापा को बताता है। बाकी के जो 50 लाख रुपए बचे थे वह अथर्व शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, कुछ पैसे को डिविडेंड स्टॉक में तो कुछ ऐसे ही को रेलवे सेक्टर में और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिससे फ्यूचर में काफी अच्छे ग्रोथ हो गई और डिविडेंड इनकम भी आती रहेगी। इन पेज को निकालने की जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि यह जो स्टॉक है काफी डाउन प्राइस पर मिल रहे हैं। इतने ही समय में अनीता जी भी अपना सारा काम निपटाकर लिविंग हॉल में आकर बैठ जाती है। अनीता जी के आते ही वीर प्रताप अनीता को बताते हैं कि कैसे अथर्व ने कुछ ही देर में 50 लाख रुपए को 2 करोड़ रुपए बना दिया। अगर ऐसे ही कैपिटल बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में हम अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जब आपका ऑपरेशन होना था तब भी अथर्व ने सिर्फ 5,000 रुपए से 50 लाख रुपए बनाए थे, जिसके चलते हमें पैसों की दिक्कत नहीं हुई थी। तब मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही अथर्व के मम्मी पापा अपनी बात खत्म करते हैं, अथर्व अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आप भी शेयर मार्केट में मेरी हेल्प से लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आपको डिविडेंड इनकम भी होगी, साथ में पैसा भी डबल हो जाएगा। अनीता जी अथर्व की बात सुनकर रहती है, बेटा इन सब की क्या जरूरत है, तुम और तुम्हारे पापा पैसा इन्वेस्ट कर तो रहे हो। मम्मी आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपको ये भी नहीं पता कि फैमिली में हर एक को अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहने चाहिए, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो, अगर फ्यूचर में कोई दुर्घटना हो तो वह पैसे काम आ जाए और हमारी कैपिटल सेफ रहे। ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे इस चीज की नॉलेज है, अगर कोई और इन्वेस्ट करता तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती। और आपको भी पता है फाइनेंस के बारे में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए स्कूलों में नहीं बताया।
नहीं शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या फिर आप देखोगे स्टार्टअप के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी हमारे भारत देश में नहीं दी जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की अच्छे से जानकारी दी जाए तो एक घर बड़ी आदमी भी 1000-2000 रुपए लगाकर लंबे समय के लिए काफी अच्छे पैसे बना सकता है। आजकल तो बैंक भी म्यूचुअल फंड स्कीम जो है अपने ग्राहक के लिए लेकर आता है, जिससे छोटी सी इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल के तौर पर 10 सालों के लिए महीने के 5000 रुपए इन्वेस्ट किया जाए तो 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर टोटल 20 साल का टाइम पीरियड होता है। कंपाउंडिंग से वह 6 लाख रुपए 30 लाख रुपए बन सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट लेकर आती है, पर हमें इन सब की नॉलेज नहीं होती, जो मौका हम गवा देते हैं। आज के समय में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई अच्छी तरह नॉलेज लेने के बाद पैसा इन्वेस्ट करता है, उन्हें काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर किसी के कहने पर जिसे हम जानते नहीं, जैसे अच्छे नॉलेज नहीं होती, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे पैसे डूबने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपको पता है एक अमीर आदमी क्यों अमीर होता है? वह अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और जो रिटर्न आता है उसे अपने खर्च चलता है, जिससे उसने जो पैसा कमाए वह पैसा का वैसा रहता है और रिटर्न से अपने सभी खर्च जो है निकलता। अथर्व की बातें अनीता दी ध्यान से सुन रही थी। अथर्व के समझाने पर अनीता जी अथर्व से कहती है, फिर तो तुम मेरे भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ मैंने इतने सालों में बचाए हैं, साथ में तुमने जो पैसे दिए हैं उनमें से भी बचे हुए हैं। फिर अथर्व अपनी मम्मी का फोन लेकर उन्हें डिमैट अकाउंट बनाना सीखना है। कुछ ही देर में सारी वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है। करीबन 20 लाख रुपए अथर्व की मम्मी के पास थे, जो कि अथर्व ने ही ट्रांसफर किए थे, और 30 लाख रुपए और अथर्व ट्रांसफर कर देता है। जिन शेयर में अथर्व ने अपने पापा के पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन स्टॉक में अपनी मम्मी के पैसे भी इन्वेस्ट कर देता है। जब अथर्व अपने मोबाइल में टाइम देखा है तो 1 बज चुका है। अथर्व अपनी मम्मी पापा से कहता है, मम्मी शाम की फ्लाइट है, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ ताकि टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा जा सके, और आप भी अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। बाकी कुछ पैसे मैं आपके अकाउंट में भेज दिए हैं ताकि आप अच्छे से शॉपिंग कर सकें, और जब तक मैं घर नहीं आता आप और पापा दिल्ली में अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, ताकि पापा को भी अच्छा लगे, क्योंकि पिछले 2 साल से पापा कोम में थे। जैसा तुम कहो अथ बेटा, हम वैसा ही करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से आपको रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से डिविडेंड इनकम, साथ में बैंक के द्वारा भी कुछ स्कीम निकाली जाती है, जिससे हम छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। आज के समय में हमारे भारत देश के युवा फाइनेंस के बारे में अवेयर नहीं है। बहुत सारे युवाओं को तो ये भी पता नहीं है शेयर मार्केट क्या होता है। इसीलिए अगर आप अपने फ्यूचर को सीकर करना चाहते हो तो फाइनेंस के बारे में जानकारी लेना आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर मार्केट और अदर चीजों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसे चीज की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर चैप्टर आपको पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। CH92 काव्या को पता चला ईशानी का सच। अब आगे, जब अथर्व अपने मोबाइल में टाइम देखा है तो 1 बज चुका है। अथर्व अपनी मम्मी पापा से कहता है, मम्मी शाम की फ्लाइट है, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ ताकि टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचा जा सके, और आप भी अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। बाकी कुछ पैसे मैं आपके अकाउंट में भेज दिए हैं ताकि आप अच्छे से शॉपिंग कर सकें, और जब तक मैं घर नहीं आता आप और पापा दिल्ली में अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, ताकि पापा को भी अच्छा लगे, क्योंकि पिछले 2 साल से पापा कोम में थे। जैसा तुम कहो अथर्व बेटा, हम वैसा ही करेंगे। मुंबई जाने के लिए अथर्व अपनी तैयारी करने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद सबसे पहले अथर्व काव्या को कॉल करता है। दूसरी तरफ काव्या भी अथर्व के कॉल का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक में एयरपोर्ट पहुंचने में 1 से 2 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो। काव्या तुरंत ही अथर्व का कॉल उठा लेती है। अपनी मीठी आवाज में अथर्व से कहती है, बताओ तुम्हें मेरी याद कैसे आई? अथर्व काव्या की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमें आपकी याद इसलिए आई, 1 बज चुका है, क्या तुम ईशानी के घर पर जाने के लिए तैयार हो चुकी हो ताकि हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच सके? काव्या अथर्व की बातों को सुनने के बाद जवाब देती है, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, तुम बताओ तुम तैयार हो गए कि नहीं? पर अथर्व काव्या को जवाब देता है, मैं भी कुछ ही देर में रेडी हो जाऊंगा। फिर हम एक काम कर सकते हैं, मैं ड्राइवर के साथ तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, ताकि हम साथ में ईशानी मैं के घर पर चल सके, और वहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम सही समझो, बाकी कुछ ही देर में मैं तैयार हो जाऊंगा, तब तक तुम भी मेरे घर के पास ही का रोक देना, और जैसे ही तुम आती हो कॉल कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे तुम कभी मुंबई गई हो काव्या? हाँ, मम्मी पापा के साथ गई हूँ, और वहां पर मेरे ताऊ जी भी रहते हैं। अगर मुंबई में हमें किसी तरह की भी परेशानी होती है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 1 हफ्ते में क्विज कंपटीशन के साथ हम मुंबई की काफी अच्छी जगह को करेंगे, और इस चीज से हमें एक नया ही एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें मुंबई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, फिर भी सेफ्टी जरूरी है। ऐसे ही दोनों कुछ इंपॉर्टेंट और प्यार भरी बातें करते हैं, फिर कॉल रख देते हैं। फिर अथर्व अपने कपड़े निकलता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में अथर्व रहकर बाथरूम से बाहर आता है। अथर्व ने अपने लिए कैजुअल कपड़े ही निकले थे ताकि ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो। व्हाइट शर्ट और कंफर्टेबल ब्लैक पेंट, जो अथर्व की पर्सनैलिटी पर काफी अच्छी लग रही थी। अथर्व को वॉच पहनना पसंद नहीं था, इसलिए अथर्व अपने बालों को सेट करता है, कंफर्टेबल शूज पहनकर कुछ ही देर में रेडी हो जाता है।
रेडी होने के बाद अथर्व अपना लैंग्वेज उठना है और जाने से पहले एक बार अपनी मम्मी पापा से मिलता। अथर्व पहली बार घर से बाहर जा रहा था, इसीलिए अनीता जी अथर्व को दही चीनी भी खिलाती है। फिर अथर्व के मम्मी पापा एक साथ अदब से कहते हैं, अथर्व बेटा मुंबई पहुंचकर कॉल जरूर करना, अगर कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। मम्मी पापा आप बेकार में ही टेंशन चलते रहे हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। ठीक है अब मैं निकलता हूँ, अगर जल्दी नहीं गया तो एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाऊंगा। तरुण घर से बाहर निकाला, अथर्व को काव्य का भी कॉल आ जाता है। अथर्व जल्दी घर से बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के पास ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अथर्व काव्य को जवाब देते हुए कहता है, बस कुछ मिनट रुको, अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अथर्व काव्य के पास पहुंच जाता है। काव्या ड्राइवर की मदद से अथर्व के सामान को कार की डिक्की में रखवाती है। फिर ईशानी ड्राइवर ईशानी के घर का एड्रेस बताती। कुछ ही देर के सफर के बाद अथर्व और काव्या ईशानी के घर पर पहुंच जाते। अन्य शब्द में अथर्व और काव्या को टाइम का पता ही नहीं चला कब 3 बजे बज गए। अथर्व और काव्या एक साथ ईशानी के घर कुछ ही देर में पहुंच जाते। अथर्व ने पहले ही ईशानी को मैसेज कर दिया था, अथर्व ने पहले ही ईशानी को मैसेज कर दिया था। ईशानी भी तैयार होकर दोनों का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही ईशानी अथर्व और काव्या को देखते हैं, सबसे पहले ईशानी काव्या को अपने गले लगाती है और बड़े ही प्यार से काव्या से पूछता है, तुम्हें आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं ईशानी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है और तुम मुझे ईशानी का कर बुला सकती हो, क्योंकि अभी हम स्कूल में नहीं है, हम मेरे घर पर हैं, तो इन सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अथर्व ने अभी तक दोनों डिस्टर्ब नहीं किया था, दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी और ईशानी ने पूरी तरह से अथर्व को इग्नोर कर दिया था। अथर्व ये सोच रहा था ईशानी उसे भी गले परेशानी ने, ऐसा कुछ नहीं। दोनों लिविंग हॉल में बैठकर कुछ देर बातें करती हैं। जैसे ही दोनों की बातें खत्म होती है, अथर्व ईशानी और काव्या से कहता है, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी भी बातों को तुम ध्यान से सुन लो। तुम दोनों को जैसा कि मैंने बताया है, मेरी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है और इसके कुछ कारण है जो तुम सभी को आगे पता चल जाएंगे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को टीचर स्टूडेंट के लिए हाथ से ही जानती हो, पर मैं तुम दोनों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे काव्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसे ही ईशानी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अथर्व की बातों को सुनकर काव्या एकदम हैरान रह गई थी। परेशानी को ये बात अथर्व ने पहले ही बता दी थी, इसलिए ईशानी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। काव्या कुछ ही देर में नॉर्मल होते हुए कहती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अथर्व तुम नॉर्मल तो नहीं हो, एक नंबर के मॉन्स्टर हो। एक लड़की तो तुम्हें बर्दाश्त करने से रहे, इसलिए तुम्हारी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड होना नॉर्मल है। अगर फ्यूचर में तुम हमें बताना चाहते हो इसका क्या कारण है, फिर तुम हमें बता सकते हो जब तुम्हारा दिल करे। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, तुमको हम सबसे शादी जरूर करनी होगी। अब हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इन सब की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तब मैं तुम सभी से शादी भी कर लूंगा। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से तैयार कर लो, ताकि मुंबई के सफर में मैं तुम दोनों को अच्छे से परेशान कर सकूं। अथर्व की ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। काव्या और ईशानी अथर्व को इग्नोर करते हुए एक प्लान बनाने लगती है, पर उन्हें नहीं पता था अथर्व बहुत थोड़ी सी आवाज भी सुन सकता है। क्या प्लान बनाया ईशानी और काव्या ने? क्यों कर रही है ईशानी अथर्व को इग्नोर? क्या तीनों टाइम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे? कौन से परेशानी आने वाली है मुंबई के सफर में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH93 मुंबई का सफर और रोमांस। अब आगे। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से तैयार कर लो, ताकि मुंबई के सफर में मैं तुम दोनों को अच्छे से परेशान कर सकूं। अथर्व की ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। काव्या और ईशानी अथर्व को इग्नोर करते हुए एक प्लान बनाने लगती है, पर उन्हें नहीं पता था अथर्व बहुत थोड़ी सी आवाज भी सुन सकता है। काव्या और ईशानी दोनों का प्लेन भी मुंबई फ्लाइट में अथर्व को परेशान करना था, और अथर्व उन दोनों को परेशान करे उससे पहले ही अथर्व को परेशान करना है। दोनों ने एक सीक्रेट प्लान भी बनाया है, जो हमें आगे पता चलेगा। दोनों की बातें जैसे ही खत्म होती है, अथर्व काव्या और ईशानी से कहता है, हमारे बाकी के जो कपड़े ईशानी तुम्हारे कमरे में रखे हैं, उन्हें तुम दोनों मिलकर नीचे ले आओ, ताकि उन्हें भी हम पैक कर सकें। बस तुम कुछ देर हमारा यही इंतजार करो, हम अभी लेकर आए। काव्या और ईशानी कपड़े लेकर आ जाती है, वहीं काव्या अपने बैग में अपने कपड़े रखती है और ईशानी अथर्व के। कुछ ही देर में तीनों का लगेज अच्छे से पैक हो जाता है। फिर अथर्व ईशानी से पूछता है, वैसे स्कूल वालों ने क्या मुंबई की टिकट भेज दी थी? टिकट तो हमें मिल चुकी है, पर उन टिकट में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि काव्या के पापा ने स्कूल अथॉरिटी को फोन कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बिजनेस क्लास टिकट बुक की है, ताकि हमें मुंबई पहुंचने में ज्यादा परेशानी ना हो, और साथ में अच्छे से होटल में रहने का इंतजाम भी किया गया है। बस तुम दोनों को एक बात का ख्याल रखना है, इस क्विज कंपटीशन को कैसे भी हालत में जीतना है। फिर अथर्व ईशानी और काव्य से पूछता है, तुम दोनों की कोई इंपॉर्टेंट चीज रहे तो नहीं गई है? नहीं अथर्व, हमने सारी चीज चेक कर ली, चलो अब हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है। तीनों एक साथ घर से बाहर निकलते हैं और ईशानी भी है अपने घर को लॉक कर देती है। काव्या को देखकर ड्राइवर भी कार को पार्किंग से लेकर आ जाता है। ड्राइवर की मदद से तीनों अपने लगेज को कर में रखते हैं
और फिर तीनों ही पिछले वाली साइड पर बैठ जाते हैं। ड्राइवर भी कर को एयरपोर्ट के रास्ते दौड़ा देता है। तीनों की किस्मत काफी अच्छी थी, ट्रैफिक जाम न होने की वजह से 1 घंटे से कम समय के अंदर तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कार से अपना लगेज निकालने के बाद ड्राइवर वापस से काव्य के घर चला जाता है। वही ईशानी, अथर्व और काव्य अपनी अपने टिकट लेकर टिकट काउंटर पर चले जाते हैं ताकि वेरिफिकेशन करवा सके। वही एयरपोर्ट के स्टाफ की मदद से तीनों का लगेज प्लेन में पहुंचा दिया जाता है। कुछ ही देर में मुंबई जाने के लिए भी अनाउंसमेंट हो जाती है। सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद 3 एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। एयरपोर्ट स्टेज की मदद से बिजनेस क्लास में काफी अच्छी सुविधा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। अथर्व, काव्य और ईशानी के बैठने के लिए एक छोटा सा केबिन बना हुआ था। यस के अंदर पर्दे भी लगे हुए थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और उस केबिन को इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि सीट बेल्ट लगाने की भी जरूरत ना पड़े। और यह जो केबिन प्रोवाइड किया गया था ये साउंड प्रूफ था। स्टाफ मेंबर ने पहले से ही खाने पीने की सभी चीज उसे केबिन में उपलब्ध करवाई हुई होती है। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो स्टाफ मेंबर को एक बेल बजकर बुलाया जा सकता है। कुछ ही देर में एयरप्लेन मुंबई के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। अभी मुंबई पहुंचने के लिए 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। काव्य और ईशानी दोनों ही एक सीट पर बैठी हुई थी और दोनों ने इस वक्त अथर्व को अकेला छोड़ दिया था, जिस वजह से अथर्व को अच्छा नहीं लगता। अथर्व दोनों के बीच में जाकर बैठता है और दोनों के हाथों से स्नैक्स खाने लगता है। साथ में ईशानी और काव्य को बहुत परेशान भी करता है और बीच बीच में फ्लैट भी करने की कोशिश करता है। अन्य सब बातों में 1 घंटा कब निकल गया तीनों को पता ही नहीं चला। ईशानी काव्य और अथर्व से कहती है, तुम दोनों दूसरी सीट पर जाकर बैठो, मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ। अथर्व भी ज्यादा कुछ नहीं बोलना काव्य को अपने साथ लेकर दूसरी सीट पर बैठ जाता है। वहीं कुछ ही देर में ईशानी नींद के आगोश में चली जाती है। अथर्व काव्य को सही कर लेता कर खुद काव्य के ऊपर आ जाता है। काव्य कुछ समझ पाए उससे पहले ही अथर्व अपने होठों को काव्य के होठों पर रख देता है। ऐसे ही करीबन कुछ देर की किस के बाद अथर्व काव्य के मुंह में अपनी जीभ इंटर करता है और बड़े ही प्यार से काव्य के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। काव्य में अथर्व का पूरा साथ देती है और अथर्व घटक से मदहोश होने लगती है। दोनों ही अपना कंट्रोल होने लगते हैं। अथर्व काव्य को पीठ के बल लेटा है, हाथों के होठों से अलग होते हैं। काव्य लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अथर्व के टच में एक अलग कशिश थी, जैसे काव्य कभी भी अथर्व को मन नहीं कर पाती थी। अथर्व धीरे से काव्य की ड्रेस को नीचे करता है। अथर्व और आगे बढ़ पाता उससे पहले ही काव्य अथर्व का हाथ पकड़ लेते हैं। क्या अथर्व और काव्य के बीच होगा प्लेन में रोमांस? रोमांस के बीच में अगर इसने की आंखें खुल गई, कैसा रिएक्ट करेंगे ईशानी दोनों को देखकर? क्या काव्य आगे बढ़ने से अथर्व को रोक पाएंगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH94 अग्निहोत्री होटल। अब आगे काव्य में अथर्व का पूरा साथ देती है और अथर्व टच से मदहोश होने लगती है। दोनों ही अपना कंट्रोल होने लगते हैं। अथर्व काव्य को पीठ के बल लेटा है। अथर्व के होठों से अलग होते हैं। काव्य लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अथर्व के टच में एक अलग कशिश थी, जैसे काव्य कभी भी अथर्व को मन नहीं कर पाती थी। अथर्व धीरे से काव्य की ड्रेस को नीचे करता है। अथर्व और आगे बढ़ पाता उससे पहले ही काव्य अथर्व का हाथ पकड़ लेते हैं। अथर्व, ये सब मत करो ना, क्योंकि आधे घंटे में फ्लाइट मुंबई पहुंचने वाली है। अथर्व भी काव्य को ज्यादा फोर्स नहीं करता, काव्य की ड्रेस को सही करता है। काव्य को अपनी गोद में बिठाकर कभी काव्य के होठों पर किस और कभी काव्य की गर्दन पर किस करता। ऐसे ही काव्य को कुछ देर परेशान करने के बाद अपनी बाहों में भरकर कुछ देर के लिए पावर नाप लेने लगता है। दोनों कुछ ही देर में नींद की आवाज में चले जाते हैं। ऐसे ही आधे घंटे का और वक्त बीत जाता है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट कुछ देर में लैंड होने वाली है मुंबई में, सबसे पहले इसने की आंखें खुलती है। काव्य और अथर्व को इस हालत में देखकर ईशानी समझ जाती है, मेरे सोने के बाद जरूर इस मॉन्स्टर ने काव्य को परेशान किया होगा। फिर ईशानी काव्य और अथर्व को उठाती है। ईशान की आवाज सुनकर दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। अगर काव्य को परेशान होना हो गया हो तो फ्लाइट लैंड हो चुकी है और हम मुंबई पहुंच भी चुके हैं। जल्दी से फ्लाइट से उतरा ताकि हम टाइम से होटल पहुंच सके। काव्य और अथर्व दोनों अपने कपड़ों को ठीक करते हैं और तीनों साथ में फ्लाइट से उतर जाते हैं। कुछ ही देर में अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। मुंबई के एयरपोर्ट पर 24 घंटे काफी भीड़ रहती है। वहीं आसपास से गुजर रही लड़कियां तो अथर्व को देखे जा रही थी, क्योंकि अथर्व सिंपल लुक में भी काफी हैंडसम लग रहा था। ऐसा नहीं, और काव्य को ये देखकर हल्की सी जलन भी होती है। फिर भी इन सबको इग्नोर करते हुए पार्किंग लॉट में लगी टैक्सी के पास जाने लगते हैं। टैक्सी वाला भी तीनों को देखकर उनके पास आ जाता है। काव्य अथर्व ईशानी से पूछता है, मैडम और सर कहाँ जाओगे आप? फिर ईशानी टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बता देती है। टैक्सी ड्राइवर तीनों के सामान को टैक्सी में रखता है। जिस होटल का एड्रेस ईशानी ने बताया था वो एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर था। ड्राइवर काफी सालों से मुंबई में टैक्सी चला रहा था, इसीलिए बिना बिना ट्रैफिक जाम में फंसे टैक्सी को मुंबई की सड़कों पर दौड़ा देता है। जिस होटल का एड्रेस ईशानी ने दिया है टैक्सी ड्राइवर को वहां से कंपटीशन का वेन्यू भी पास में ही है और उसे होटल की अरेंजमेंट भी स्कूल की तरफ से की गई है। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाते हुए अथर्व से पूछता है, वैसे आप मुझे मुंबई में नहीं लगे, अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपको मेरा कार्ड दे सकता हूँ।
ताकि जब भी आपको टैक्सी की जरूरत पड़े मुझे कॉल करके आप बुला सकते हैं। अथर्व भी ज्यादा नहीं सोचता और टैक्सी ड्राइवर से उसका कार्ड ले लेता है। क्योंकि तीनों को मुंबई भी घूमना था और बार बार टैक्सी का भी वेट नहीं करना पड़ता, तीनों को टैक्सी ड्राइवर मुंबई की अच्छी अच्छी जगह बताते हुए टैक्सी चलाता है। 1 घंटे के लंबे सफर के बाद टैक्सी ड्राइवर होटल के गेट के बाहर टैक्सी रोकता है। तीनों टैक्सी से उतरकर अपने लगेज को निकलते हैं। टैक्सी ड्राइवर 1000 रुपए किराए के बताता है। अथर्व उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, जिसे पहले तो टैक्सी ड्राइवर लेने से मन करता है, पर अथर्व उसकी जेब में पैसे डालकर तीनों को जाता देखा टैक्सी ड्राइवर पीछे से अथर्व का धन्यवाद करता है। तीनों कुछ ही देर में होटल के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अग्निहोत्री होटल। होटल काफी लग्जरियस था और बड़े बड़े लोग यहाँ पर रुकते थे। बहुत सही बिजनेस मीटिंग भी होती और कुछ इन्फ्लुएंसर व्यक्ति भी आकर होटल में कुछ दिन के लिए रहते थे। तीनों को ही होटल का इंटीरियर काफी अच्छा लगता है। ईशानी रिसेप्शन पर जाने के बाद होटल स्टाफ को रिसिप्ट दिखती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट ईशानी से कहती है, मैं 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको अभी चेक करके बताते हूँ। मैं आपसे माफी चाहूंगी, होटल में कुछ विप गेस्ट आने की वजह से आपको एक ऐसा रूम अलॉट किया जा रहा है जिसके अंदर 2 कमरे हैं। आपको अटैच किचन भी मिलेगा, साथ में लिविंग रूम भी दिया जाएगा। ये एक प्रीमियम रूम रहने वाला है। आपने जो 3 रूम बुक किए थे और वह किसी वजह से फुल हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अचानक से वीआईपी गेस्ट होटल में आ गए थे। जो रूम आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आप तीनों आराम से रह सकते हैं, अगर हमें आप कुछ वक्त और देती हैं तो आपको एक रूम और अलाउड कर दिया जाएगा। हमारी तरफ से हुई असुविधा के लिए मैं आपसे एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। ईशानी रिसेप्शनिस्ट की बातें बड़े ही ध्यान से सुनती है। आप हमें कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ। ईशानी अथर्व से पूछता है, यहाँ से कंपटीशन वेन्यू भी पास में ही है और इतने लंबे सफर के बाद हम तक भी चुके हैं, तो अच्छा यही होगा हम यही रूम बुक करवा लेते हैं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड ही हो, इसी बहाने में तुम दोनों को थोड़ा परेशान भी कर लूंगा। ईशानी इस रिसेप्शन से पेमेंट के लिए पूछती है। रिसेप्शनिस्ट ईशानी को जवाब देती है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी तरफ से कंपनसेशन रहेगा। बाकी मैं आपके साथ होटल स्टाफ को भेज देती है ताकि आपको रूम दिखा दे। ईशानी भी ज्यादा कुछ नहीं सोचती और एक होटल स्टाफ के साथ 3rd फ्लोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर में तीनों अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं। होटल स्टाफ अच्छे से रूम दिखाकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री होटल पर हमला करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या तीनों को वीआईपी रूम देने के पीछे कोई साजिश है? क्या अग्निहोत्री परिवार ने अथर्व को पहले से ही अपने होटल में आकर देख लिया है? क्या अथर्व के दुश्मन अथर्व पर नजर रख रहे हैं? कौन करने वाला है अग्निहोत्री होटल पर हमला? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH95 अथर्व, काव्य, ईशानी का साथ में सोना और साजिश। अब आगे कुछ ही देर में तीनों अपने रूम के पास पहुंच जाते हैं। होटल स्टाफ अच्छे से रूम दिखाकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अग्निहोत्री होटल पर हमला करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। होटल स्टाफ रूम में छोड़कर तीनों को रूम से बाहर चला जाता है और साथ में ये भी कहता है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो आप कॉल करके बता सकते हैं। अपने रूम के दरवाजे को अथर्व बंद करता है। स्वीट रूम का इंटीरियर काफी अच्छा था। तीनों अपने सामान को सेट करते हैं। ईशानी अथर्व से कहती है, सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद खाना खाकर आराम से सोएंगे, क्योंकि मैं तो इतने लंबे सफर के बाद मैं काफी थक चुकी है। तीनों अपने कपड़े लेकर अलग अलग वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। आधे घंटे में फ्रेश होकर कैजुअल कपड़े पहनकर छोटे से लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। अथर्व, खाना यहीं पर खाना है या फिर बाहर चलकर खाएं? अभी तो मैं यहीं पर खाना मंगा लेता हूँ, सुबह हम बाहर चलकर खाएंगे। फिर अथर्व तीनों की पसंद के खाने को ऑर्डर कर देता है। कुछ देर में स्वीट रूम की बेल बजती है। अथर्व दरवाजा खोलने के लिए उठना है। होटल स्टाफ खाने को लेकर अंदर आता है और छोटी सी डाइनिंग टेबल पर खाने को अच्छे से सजा कर चला जाता है। तीनों को ही बड़ी तेज भूख लगी हुई थी। खाने की खुशबू भी काफी अच्छी आ रही थी। ईशानी और काव्या को पता था अगर वह अथर्व से दूर बैठी है तो अथर्व उन्हें जानबूझकर अपनी गोद में बैठाएगा और सही से खाना भी नहीं खाने देगा। इसलिए दोनों बिना कुछ बोले अथर्व के साइड में आकर बैठ जाती है और अपने हाथों से अथर्व को खाना खिलाने लग जाती है। अथर्व भी दोनों को खिला है। ऐसे ही मस्ती करते हुए तीनों को खाना कब खत्म हो जाता है इस बात का एहसास भी नहीं होता। फिर तीनों अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करते हैं। जैसे ही दोनों सोने के लिए दूसरे कमरे में जाती है, अथर्व दोनों की कमर को पकड़कर अपने साथ मास्टर बेडरूम में ले जाता है। वही अथर्व की इस हरकत से दोनों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अथर्व किस वक्त क्या करता था ये सब बातें अथर्व के सिवा कोई नहीं जान सकता। अथर्व ईशानी और काव्या को देखते हुए कहता, हम तीनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे आफ्टर को तुम मेरी गर्लफ्रेंड और फ्यूचर में होने वाली पत्नी हो। अथर्व की बातों को सुनकर काव्या और ईशानी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। हर रूम का बेड काफी बड़ा था, इसलिए तीनों को सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर अथर्व के नेचर के हिसाब से ऐसा हो सकता है क्या? अथर्व किसी को बिना परेशान किया सोने दे।
कभी अथर्व काव्या को परेशान करता तो कभी ईशानी को। ऐसे ही दोनों को 1 घंटे तक अथर्व परेशान करता है। फिर तीनों एक दूसरे को बाहों में भरकर नींद के आगोश में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक शमशान इलाके में जहां पर छोटे छोटे बस्तियां बनी हुई थी, अग्निहोत्री होटल पर हमला करने की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मीटिंग और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जानी थी। और साथ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग भी आने वाले थे। उन सभी को अपनी गिरफ्त में लेकर कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा था। किसके द्वारा रची जा रही थी ये साजिश? क्या अथर्व भी होगा ऐसा जिसका शिकार? क्या इस मीटिंग में अग्निहोत्री परिवार से भी लोग आने वाले हैं? क्या अथर्व का अपने चाचा के जैसे देखना एक वरदान होगा या अभिश्राप? कब पता चल गया था उसको अपने परिवार की सच्चाई? क्या अथर्व इस आने वाले मुसीबत से निकल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH96 VIP ट्रीटमेंट साजिश। शमशान इलाके में साजिश। मुंबई का वह शमशान घाट सूरज ढलते ही अंधेरे में डूब जाता था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभी चमगादड़ों के पंख फड़फड़ाने की आवाज हवा में गूंजती थी। इसी सुनसान इलाके के पास बनी झुग्गियों के एक छोटे से कमरे में 5 लोग गहन बहस में मशगूल थे। कमरे की दीवारों पर नक्शे और होटल के ब्लूप्रिंट चिपके हुए थे। बीच में रखी मेज पर एक लैपटॉप खुला हुआ था जिस पर अग्निहोत्री होटल का लाइव फुटेज चल रहा था। प्लान क्लियर है, एक मुखौटा पहने व्यक्ति ने धीमी पर सख्त आवाज में कहा। अगले हफ्ते होटल में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग है। हमें उसी दिन हमला करना है। लेकिन सिक्योरिटी? एक और शख्स ने सवाल किया। हमारे लोग पहले से ही होटल के स्टाफ में शामिल हो चुके हैं, मुखौटाधारी ने जवाब दिया। जरूरत पड़ी तो ब्लैक आउट कर देंगे। एक महिला जिसके चेहरे पर गहरे निशान थे बोली, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो तीनों बच्चे। कमरे के कोने से एक दबी आवाज आई। मुखौटाधारी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर वे रास्ते में आए तो। शमशान में जलने वाली चिताएं एक और लाश का स्वागत करने को तैयार हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर एक कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ गया, मानो किसी अनहोनी की सूचना दे रहा हो। और इस तरह एक खतरनाक साजिश ने जड़ें जमा ली। अथर्व की सुबह और चेतावनी। सुबह के 5 बजे थे। अथर्व की आंखें अचानक खुल गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जगा रही हो। उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई, ऐसा लगा जैसे कोई खतरा नजदीक हो। वह धीरे से बिस्तर पर पलटा और देखा, दोनों तरफ काव्या और ईशानी गहरी नींद में सोई हुई थी। काव्या का एक हाथ अथर्व के सीने पर था, जबकि ईशानी ने उसकी बांह पकड़ रखी थी। दोनों के चेहरे पर शांति थी, मानो कोई बच्चा बिना किसी चिंता के सो रहा हो। ये दोनों मेरे बिना कैसे रह पाएंगी? अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसने धीरे से उनके हाथ हटाए और बिस्तर से उतर गया। कमरे का शीशा खिड़की से टकराते सुबह के ठंडे हवा के झोंके ने उसे झकझोर दिया। साधना और चक्रों का रहस्य। अथर्व ने जमीन पर आसन लगाया और गहरी सांस ली। उसकी साधना शुरू हुई। पिछले कुछ महीनों से वह अपने 7 चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया में था। अभी तक उसने मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को सक्रिय कर लिया था। मूलाधार चक्र ने उसे अद्भुत शारीरिक सहन शक्ति दी थी। स्वाधिष्ठान चक्र ने उसकी इंद्रियों को तीक्ष्ण बना दिया था। मणिपुर चक्र अब उसके आंतरिक शक्ति का केंद्र बन चुका था। जैसे जैसे वह ध्यान में गहरा उतरा, उसके शरीर के चारों ओर एक नीली आभा दिखाई देने लगी। यह उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा थी। अगले चक्र अनाहत। जब ये जागेगा तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। एआई सिस्टम की चेतावनी। 1 घंटे की साधना के बाद जैसे ही अथर्व ने आंखें खोली, उसके एआई सिस्टम ने एक तीखी आवाज के साथ अलर्ट दिया। वार्निंग साइन, वार्निंग, अननोन थ्रेट डिटेक्टेड इन विसिनिटी, प्रोसीड विद कॉशन। वार्निंग साइन। अथर्व की भौहें तन गईं। सिस्टम, विस्तार से बताओ, क्या खतरा है? एनालाइजिंग। कुछ सेकंड के बाद सिस्टम ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर एक लोकेशन मैप दिखाया। सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड नियर अग्निहोत्री होटल, पॉसिबल सिक्योरिटी ब्रीच इन प्रोग्रेस। अग्निहोत्री होटल, वही जहां आज बड़ी मीटिंग होनी है, अथर्व ने सोचा। उसकी आंखों में चिंता तैर गई। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, अथर्व, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? अथर्व ने पलटकर देखा, काव्या आंखें मलते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद ईशानी भी उठ बैठी। कुछ नहीं, बस साधना कर रहा था, अथर्व ने सामान्य स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की कंपन थी। ईशानी ने उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए। तुम्हें कुछ चिंता हो रही है? अथर्व ने झटके से मना किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो तैयार हो जाओ, हमें जल्दी नाश्ता करके कंपटीशन वेन्यू के लिए निकलना है। अथर्व ने फिर से अपने एआई सिस्टम को चेक किया। सिस्टम, क्या तुम उस खतरे के बारे में और जानकारी दे सकते हो? डेटा इनसफिशिएंट बट हाई चांसेस ऑफ टेरर एक्टिविटी, रिकमेंडेड एक्शन, स्टे अलर्ट। अथर्व ने गहरी सांस ली। क्या यह मेरे, काव्या और ईशानी से जुड़ा है, या फिर कोई बड़ी साजिश चल रही है? उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज अब पूरी तरह उग चुका था, लेकिन उसके मन में एक अंधेरा छाया हुआ था। काव्या ने खिड़की के पर्दे खींचे और धूप से भरी मुंबई की सुबह को देखकर मुस्कुराई। आज का दिन बड़ा है, वह बड़बड़ाई, जबकि ईशानी बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अथर्व ने अपने स्मार्टवॉच पर समय देखा, सुबह के 8:15। अभी भी वक्त है, उसने सोचा, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, मानो कोई अनचाहा मेहमान अंदर आने वाला हो।
वीआईपी रेस्टोरेंट में नाश्ता। अथर्व, काव्या और ईशानी अग्निहोत्री होटल के सेकंड फ्लोर पर बने गोल्डन मॉर्निंग वीआईपी रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। पूरा हॉल क्रिस्टल चंदेलियर्स और हाथ से बने मुरानो ग्लास डिजाइनों से सजा हुआ था। फर्श पर इटालियन मार्बल लगे थे, जिन पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वाह, ये तो 5 सितारा से भी बढ़िया है, काव्या ने आश्चर्य से कहा, अपने आसपास के शानदार वातावरण को निहारते हुए। ईशानी ने मेनू उठाया, यहाँ तो इंटरनेशनल किचन की हर डिश मौजूद है। अथर्व, तुम क्या लोगे? अथर्व ने मेनू स्कैन किया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजर रेस्टोरेंट के दूसरे छोर पर बैठे एक युवक पर टिक गई, जो बार बार उनकी तरफ देख रहा था। क्या वह हमें फॉलो कर रहा है? अथर्व ने अपने एआई सिस्टम को सक्रिय किया। सिस्टम 4 ओ क्लॉक डायरेक्शन में बैठे व्यक्ति का फेस स्कैन करो। स्कैनिंग, मैच फाउंड इन डेटाबेस, रुद्रा प्रताप सिंह। कनेक्शन टू ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी ग्रुप। ब्लैकथॉर्न, वही प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जिसके बारे में न्यूज में विवाद छाया था। अथर्व के मन में सवाल उठा। तभी वेटर ने उनका ऑर्डर लेने आकर उसके विचारों को तोड़ दिया। ईशानी ने एवोकाडो टोस्ट, काव्या ने पैनकेक्स और अथर्व ने मसाला ऑमलेट ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उनका ऑर्डर लेकर जा रहा था, अथर्व ने देखा कि रुद्र ने अपनी शर्ट के कफलिंग को छुआ और धीरे से कुछ बोला। वह किससे बात कर रहा है? अथर्व ने तुरंत अपने सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया। सिस्टम, ऑडियो एनहांसमेंट मोड ऑन करो। 1 सेकंड बाद उसके कानों में साफ सुनाई दिया। टारगेट मूवमेंट कंफर्म, वे 30 मिनट में वेन्यू के लिए निकलेंगे। अथर्व की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। खाना खत्म होते ही ईशानी ने अपना बैग उठाया, चलो अब हमें जल्दी करना चाहिए। कंपटीशन 10:30 बजे शुरू हो रहा है। लिफ्ट में उतरते समय अथर्व ने काव्या से कहा, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलना, किसी से भी अनजान बातचीत न करना। काव्या ने आंखें चौड़ी कर ली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बस सावधानी बरतने में हर्ज नहीं, अथर्व ने स्पष्ट सा जवाब दिया। होटल के बाहर उनकी प्री बुक्ड टैक्सी इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे टैक्सी में बैठे, अथर्व ने पीछे की तरफ देखा, वही काली स्कोडा रैपिड धीमी गति से उनका पीछा करने लगी। ड्राइवर भैया, कृपया थोड़ी तेज चलिए, हमें जल्दी पहुंचना है, अथर्व ने कहा। टैक्सी ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह काली गाड़ी भी उसी रफ्तार से पीछे लगी रही। अथर्व ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, यह उसका पोर्टेबल सिग्नल जैमर था। अगर वे हमें ट्रैक कर रहे हैं तो यह उनके जीपीएस को डिसेबल कर देगा, उसने सोचा। टैक्सी के मुड़ते ही अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आता दिखा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। काव्या की चीख निकल गई, लेकिन ट्रक अचानक गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। क्या हुआ अभी? ईशानी ने डरी हुई आवाज में पूछा। अथर्व की आंखें सनकरी हो गईं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, कोई हमें डराना चाहता है। और इस तरह उनकी यात्रा एक रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी। CH97 मुंबई इंस्टीट्यूट पहला राउंड। अब आगे। मुंबई इंस्टीट्यूट आधा किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि बाहर का हिस्सा था, बाकी आधा किलोमीटर में अंदर की बिल्डिंग में बनी हुई थी। स्पेशल एंट्री करने के लिए पास भी बनाए गए थे, जो कि सिर्फ कंपटीशन में आने वाले स्टूडेंट और कुछ विप गेस्ट के लिए थे। टैक्सी से उतरने के बाद जैसे ही अथर्व, काव्या, ईशानी मुंबई इंस्टीट्यूट को देखते हैं, तो एक पल के लिए देखते ही रह जाते हैं। 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ मुंबई इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी बिल्डिंग के खूबसूरती से सजाया हुआ, साथ में गार्डन, अलग अलग पेड़ पौधे लगे हुए। मुंबई इंस्टीट्यूट अपनी खूबसूरती के लिए पूरे भारत में मशहूर है। आज कंपटीशन के लिए 100 से ज्यादा स्कूलों से बच्चे आए हुए थे। ईशानी, अथर्व, काव्या एंट्री करने के लिए इंस्टीट्यूट में सबसे पहले छोटी सी लाइन में लगते हैं। कुछ ही देर में अपना नंबर आने के बाद ईशानी सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री पास दिखती है। ये एक वन टाइम वेरिफिकेशन प्रशस्ति, जो सभी के लिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से कंपलसरी था। वेरिफिकेशन करवाने के बाद तीनों मुंबई इंस्टीट्यूट में इंटर करते हैं। 11 बजे तक ईशानी ने बाकी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, और एक कमरा भी कंपटीशन से पहले आराम करने के लिए अलॉट किया गया था। और अगर कोई कंपटीशन के बाद आराम करना चाहे, उसके लिए भी तीनों के लिए अलग अलग कमरा दिए गए थे। 12 बजे कंपटीशन शुरू होने वाला था। मुंबई इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा था, जिसके चलते स्टाफ को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। कंपटीशन एक बड़े से ऑडिटोरियम में रखा गया था, जहां पर सभी टीमों को बैठने के लिए व्यवस्था और अलग से पब्लिक और वीआईपी मेंबर्स के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। और बहुत सारी कंपनियों के द्वारा भी इस कंपटीशन को स्पॉन्सर किया जा रहा था। जितने बेटे में आई थी, उन्हें एक स्पेशल जर्सी दी गई थी, जिनके ऊपर स्पॉन्सर कंपनी के लोगो लगे हुए थे। कंपटीशन की प्राइस मनी अलग से, साथ में स्पॉन्सर कंपनी के द्वारा दी जा रहे अमाउंट अलग रखी गई थी। वैसे तो हर साल इस कंपटीशन को मुंबई इंस्टीट्यूट की तरफ से ही जीत जाता है। कंपटीशन जीतने वाले टीम को 5 करोड़ रुपए का इनाम प्लस ट्रॉफी, साथ में स्कूल को भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले थे। और इस कंपटीशन को जीतने का एक बेनिफिट ये भी होगा कि जो भी स्कूल इस कंपटीशन को जीतेगा, हर साल 10% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, हर साल ऑन 10% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप के बिहार पर एडमिशन होगा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में। वेटिंग एरिया में ईशानी, अथर्व और काव्य को कंपटीशन के रूल बता रही थी, साथ में कंपटीशन जीतने के बाद जो बेनिफिट मिलने थे उनके बारे में समझ रही थी। इन सारी बातों को बताने में ईशानी को आधे घंटे का समय लगता है। वही जो व्यक्ति काफी देर से अथर्व का पीछा कर रहा था, वह भी कंपटीशन वेन्यू पर आ चुका था।
कंपटीशन शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तभी कंपटीशन का होस्ट अनाउंसमेंट करता है जितने भी टीम्स हैं जो कंपटीशन के लिए आई है। 12 बजे से पहले कंपटीशन वेन्यू पर पहुंचे 100 से ज्यादा स्कूल के स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहे थे, इसीलिए सभी को 4 टीमों में बांटा गया था। टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। स्कूल की परफॉर्मेंस के हिसाब से अथर्व और काव्या को टीम डी में रखा गया था क्योंकि काफी सालों से एज इंस्टीट्यूट ये कंपटीशन हराते आ रहा था। आज के दिन कंपटीशन के 2 राउंड होने थे, जिसके बाद 50 स्कूल ही आज के दिन क्वालिफाई करने वाले थे। अनाउंसर की आवाज सुनकर अथर्व, काव्या और ईशानी कंपटीशन वेन्यू की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ ही देर में तीनों कंपटीशन वेन्यू पर आ जाते। जो टीचर अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ आए थे उनके लिए अलग से सेट रखी गई थी बैठने के लिए, और वीआईपी मेंबर्स के लिए अभी अलग से सेट रखी गई थी। इस कंपटीशन का प्रसारण लाइव टीवी चैनल पर किया जा रहा था। अथर्व और काव्य में ब्लैक पेंट और ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए थे जिसके ऊपर अलग अलग कंपनी के कुछ स्पॉन्सर लोगो लगे हुए थे। कंपटीशन को होस्ट करने वाला अनाउंसर सभी बच्चों को अपने टीम के हिसाब से साइड पर बैठा रहा था। सभी बच्चों के बैठने के बाद अनाउंसर कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए एक ग्रीन कलर की बेल को बजाता है। कंपटीशन का पहला राउंड टीम ए वीएस टीम डी में और टीम बी वीएस टीम सी में। हर एक टीम में 25 स्कूल को रखा गया था। टीम ए और बी स्टूडेंट का मनोबल गिराने के लिए उनका आका उड़ा रही थी। वहीं कुछ अमीर जादू की नजर काव्य के ऊपर थी, बाकी और भी बहुत से खूबसूरत लड़कियां आई हुई थी। वह भी अपने टीम पार्टनर के साथ बैठी हुई थी। कंपटीशन में आई हुई बहुत सारी लड़कियों की नजर अथर्व के ऊपर भी जा रही थी क्योंकि इस वक्त अथर्व बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वही टीम में एक लड़का राहुल कुलकर्णी जो कि अमीर होने के साथ हैंडसम भी है, अथर्व को अपनी लाइमलाइट चुराता देख अथर्व से थोड़ी जलन भी महसूस कर रहा था। और राहुल कुलकर्णी की नजर जब से काव्य कंपटीशन में आई थी तभी से काव्या के ऊपर ही बनी हुई थी। काव्या की खूबसूरती को देख राहुल कुलकर्णी काव्या को अपना बनाना चाहता था। राहुल कुलकर्णी की गंदी नजरों को अथर्व ने भी नोटिस कर लिया था। सभी टीम से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उन्हें देखने के लिए एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी। खुल जा राउंड कंपटीशन के होने, चारों राउंड के नंबर मिलकर ज्यादा होंगे वो कंपटीशन जीत जाएगी। सभी टीम को बराबर मौका देने के लिए फोन की कुर्सियों पर एक रेड कलर का बटन लगाया गया था जिसे दबाकर कौन से बस कॉल की टीम क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। कंपटीशन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी टीमों को बराबर मौका दिया जा रहा था। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है 12 बजते ही। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड पूछा जाता है। काव्य सबसे पहले आंसर देने के लिए रेड कलर के बटन को दबाती है और कुछ ही देर में सक्सेसफुली आंसर दे देती है। सभी टीमों को बराबर मौका देने के लिए उनकी बेसिक नॉलेज के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहले राउंड को क्वालिफाई करने के लिए 25 पॉइंट की आवश्यकता थी। क्या अथर्व और काव्य कंपटीशन के पहले राउंड को क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या काव्य राहुल कुलकर्णी के गंदी नजरों का शिकार हो जाएगी, या फिर अथर्व से पंगा पड़ जाएगा राहुल कुलकर्णी को भारी? क्या राज है उसे व्यक्ति का जो अथर्व का पीछा कर रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH98 राहुल कुलकर्णी की हैरानी, अथर्व का जलवा। अब आगे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है 12 बजते ही। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन बिजनेस रिलेटेड पूछा जाता है। काव्य सबसे पहले आंसर देने के लिए रेड कलर के बटन को दबाती है और कुछ ही देर में सक्सेसफुली आंसर दे देती है। सभी टीमों को बराबर मौका देने के लिए उनकी बेसिक नॉलेज के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पहले राउंड को क्वालिफाई करने के लिए 25 पॉइंट की आवश्यकता थी। 2 घंटे तक पहला राउंड चलता है। काव्य और अथर्व एक एक करके सभी क्वेश्चन के जवाब दिए। वहीं राहुल कुलकर्णी की नजर काव्या पर बनी हुई थी। राहुल कुलकर्णी कैसे भी करके काव्या को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे रहा था। राहुल कुलकर्णी को इस बात का घमंड था कि पिछले कई सालों से उनकी टीम ही जीते आ रही है, पर इस बार कुछ अलग होने वाला था। जो टाइम पिछले कई सालों से हारती आ रही थी उसे टीम ने पहले ग्राउंड को क्लियर कर लिया था। वो टीम किसी और की नहीं, हमारे अथर्व और काव्या की थी। सबसे कमजोर टाइम की जीत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि टीम डी और सी हर बार मुश्किल से आधा घंटा ही कंपटीशन में टिकती थी। पहले राउंड में 50 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है अगले राउंड के लिए, जिसमें से अथर्व और काव्य भी थे। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 100 से भी ज्यादा बच्चे आए हुए थे। पहले राउंड को क्लियर करने के बाद कुछ बच्चों के चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, तो कुछ बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। 2 घंटे बाद पहले राउंड खत्म होता है। कंपटीशन को होस्ट करने वाला अनाउंसर जो भी स्टूडेंट पहले राउंड को क्लियर करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंचे थे उन्हें बधाइयां दे रहा था। साथ में जिन बच्चों ने भी क्विज कंपटीशन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर उनके नाम फ्लैश हो रहे थे उनके स्कूल के साथ। जो बच्चे भी पहले राउंड में टॉप 10 में आए थे उन्हें काफी अच्छा इनाम भी मिलने वाला था, और यह सभी इनाम कंपटीशन खत्म होने के बाद दिए जाने थे। जैसे ही अनाउंसर सबसे पहले स्टूडेंट का नाम अनाउंस करता है, सभी उसे नाम को सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला नाम था अथवासन का, जिस नाम की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि पहले नंबर पर आने के दावेदार राहुल कुलकर्णी, अमन भारद्वाज जो कि पिछले साल के विनर भी रहे थे और मुंबई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट भी थे।
राहुल कुलकर्णी अपना नाम तीसरे नंबर पर देखा है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि राहुल कुलकर्णी अपने से ज्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट कैसे को मानता नहीं था। ऐसे ही अनाउंसर टॉप 10 स्टूडेंट के नाम अनाउंसमेंट कर देता है। हर राउंड के साथ टॉप 10 स्टूडेंट को कंपटीशन खत्म होने के बाद इनाम दिए जाएंगे। राहुल कुलकर्णी के बारे में भी जान लेते हैं। कुलकर्णी परिवार मुंबई के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 में आता है। कुलकर्णी परिवार का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। राहुल कुलकर्णी को इसी बात का घमंड है, अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं है, हैंडसम होने के साथ काफी टैलेंटेड भी है। राहुल कुलकर्णी उम्र 18 साल और अभी कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। राहुल कुलकर्णी को जो चीज एक बार पसंद आ जाए औसत कैसे भी कीमत पर हासिल करके रहता है। राहुल कुलकर्णी हमारी कहानी का एक अहम किरदार रहने वाला है। शुरू में तो यह अथर्व के साथ दुश्मनी करेगा, पर बाद में अथर्व की बहुत मदद करने वाला है। इसका कारण आपको कहानी में आगे पता चलेगा। वैसे राहुल कुलकर्णी दिल का बुरा इंसान नहीं है, पर रहते हैं ना जिसके साथ हम रहते हैं उससे संकट का असर तो थोड़ा बहुत हर किसी पर होता है। ऐसा ही राहुल कुलकर्णी के साथ भी है। कंपटीशन पूरे 3 घंटे तक चलता है और पहले राउंड समाप्त हो जाता है। अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है 2 दिन बाद अगले 2 राउंड होने वाले हैं और ये कंपटीशन 1 हफ्ते तक चलेगा। कंपटीशन को खत्म होते होते शाम के 5 बजे बज जाते हैं। सभी के लिए कंपटीशन के बाद खाने की भी व्यवस्था की गई थी। सॉरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद ईशानी अथर्व और काव्य के पास आती है। दोनों को पहले राउंड जीतने पर शुभकामनाएं देता है। बाकी के सभी स्टूडेंट में जीतने वाली टीमों का अगले राउंड के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। राहुल कुलकर्णी अथर्व और काव्या से मिलने आता है। अथर्व भी बड़े ही पॉलिटिकली राहुल कुलकर्णी से मिलता है। अभी तक राहुल कुलकर्णी ने ईशानी को नहीं देखा था। राहुल कुलकर्णी में अभी तक काव्या के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं की थी। अतः वह राहुल कुलकर्णी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि राहुल कुलकर्णी का चेहरा किसी से मिल रहा था जैसे अथर्व बड़े अच्छी तरह से जानता था। वही जैसे ही ईशानी अपने चेहरे को राहुल कुलकर्णी की तरफ करती है, राहुल कुलकर्णी एकदम हैरान हो जाता है ईशानी को देखकर। इस क्विज कंपटीशन के पहले राउंड के बारे में हमने डिटेल में बात नहीं की है। अगर सारी डिटेल आपको बताने लग जाए तो चैप्टर काफी बोरिंग हो जाएगा। क्यों ईशानी को देखकर एकदम हैरान रह गया राहुल कुलकर्णी। राहुल कुलकर्णी का चेहरा अथर्व को कैसे बोलता हुआ नजर आ रहा था। क्या अथर्व राहुल कुलकर्णी का पहले से जानता था। राहुल कुलकर्णी अथर्व का दोस्त है या दुश्मन, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH99 रहस्यमय व्यक्ति की साजिश। अब आगे अथर्व भी बड़े ही पॉलिटिकली राहुल कुलकर्णी से मिलता है। अभी तक राहुल कुलकर्णी ने ईशानी को नहीं देखा था। राहुल कुलकर्णी में अभी तक काव्या के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं की थी। अथर्व राहुल कुलकर्णी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि राहुल कुलकर्णी का चेहरा किसी से मिल रहा था जैसे अथर्व बड़े अच्छी तरह से जानता था। वही जैसे ही ईशानी अपने चेहरे को राहुल कुलकर्णी की तरफ करती है, राहुल कुलकर्णी एकदम हैरान हो जाता है ईशानी को देखकर। ईशानी को देखकर राहुल कुलकर्णी अपने मन में सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। अथर्व की आवाज से राहुल कुलकर्णी अपने ख्यालों से बाहर आता है। अथर्व राहुल कुलकर्णी को ईशानी से मिलवाता है। फिर अथर्व राहुल कुलकर्णी करने से कहता है काव्या और ईशानी दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड है। सर धीरे से राहुल कॉल करने के कान में कहता है काव्य के बारे में तुम जो सोच रहे हो उससे बात को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि काव्या सिर्फ मेरी है। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं, बाकी तुम समझदार हो। सर राहुल कॉल करनी थी, धीरे से अथर्व को जवाब देता है। अथर्व यार मैंने सोचा अगर काव्य सिंगल है तो मैं भी ट्राई कर लेता हूं, पर ये तो ऑलरेडी कमिटेड है, इसलिए मेरा चांस तो अब नहीं बन रहा। और तुम्हें जो परेशानी हुई है उसके लिए माफी चाहूंगा। राहुल कुलकर्णी जो काव्य को पाने का प्लान बना रहा था अचानक से कैसे बदल गया। क्या ये सब ईशानी को देखने के बाद है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश का अंजाम देने वाला है राहुल? कोई बहुत बड़ी साजिश का अंजाम देने वाला है राहुल कुलकर्णी। तीनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं। अन्य सब में शाम के 7 बज जाते हैं। चारों खाना खाने के लिए फूड कोर्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। ईशानी को देखने के बाद राहुल कुलकर्णी में अथर्व से दोस्ती कर ली थी और बड़े ही प्यार से तीनों के साथ राहुल कुलकर्णी पेश आ रहा था। तीनों फूड कोर्ट में आ जाते हैं, उनके पीछे राहुल कुलकर्णी भी आ जाता है। एक जो रहस्य में भक्ति अथर्व का पीछा कर रहा था वह भी अथर्व के पीछे पीछे फूड कोर्ट की तरफ आ गया था। राहुल कुलकर्णी वेटर को बुलाकर अपने लिए और अथर्व काव्या ईशानी के लिए सॉफ्ट ड्रिंक वेटर से मंगवाता है। रहस्यमय व्यक्ति अथर्व काव्य और ईशानी के थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वेटर को जाते हुए देखा है, वेटर का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में ऑपरेटर के पास पहुंचकर उसको कुछ पैसे देता है और अपनी जेब से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है और उसे एक ड्रिंक में मिलता है। वाटर भी पैसों को देखकर कुछ नहीं बोलना और जो व्हाइट कलर का पाउडर रहस्यमय व्यक्ति ने ड्रिंक में मिलाया था उसे लेकर अथर्व की टेबल की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वेटर सभी को ड्रिंक सर्व करता है। चारों बड़े ही आराम से जूस को पीते हैं, साथ में कुछ स्नैक्स भी कहते हैं और चारों आपस में बातें करने लगते हैं। राहुल कुलकर्णी अथर्व काव्य ईशानी को अपने बारे में बताता है, साथ में ये भी कहता है अगर तुम तीनों को मुंबई में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकते हो। अथर्व राहुल कुलकर्णी को अपने बारे में बताता है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से काव्य और ईशानी के बारे में ज्यादा जानकारी राहुल कुलकर्णी को नहीं दी। क्या राहुल कुलकर्णी किसी साजिश को अंजाम देने के लिए अथर्व से दोस्ती कर रहा है और अपने बारे में बता रहा है? ईशानी को देखकर क्यों राहुल कॉल करने सच में पड़ गया? क्या ईशानी और राहुल कुलकर्णी का कुछ रिश्ता है? कौन था वह रहस्यमय व्यक्ति? किसने जूस में व्हाइट कलर का पाउडर मिलाया?
क्या अथर्व होने वाला है किसी साजिश का शिकार? क्या अथर्व मुंबई आने के बाद किसी खतरे में पड़ने वाला है? क्या अथर्व के दुश्मन अथर्व का पीछा मुंबई आने के बाद भी कर रहे हैं? ये सभी बातें आपको कहानी में आगे पता चलेगी। अगर इस चैप्टर पर 100 से ज्यादा लाइक आते हैं तो आपको कल 3 से ज्यादा चैप्टर मिलने वाले, 100 से ज्यादा लाइक आते हैं तो आपको कल 3 से ज्यादा चैप्टर मिलने वाले हैं। रहस्यमयी व्यक्ति अथर्व पर नजर रखने के लिए अथर्व की टेबल से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था। रहस्यमय व्यक्ति ने जो व्हाइट पाउडर जूस के अंदर में लाया था वह किसी और के जूस में नहीं, अथर्व के जोश में ही मिलाया गया था। अथर्व को देखते हुए रहस्यमय व्यक्ति सोचता है अभी तक तो इस ड्रग्स ने अपना असर दिखना शुरू कर देना चाहिए था, पर अभी तक ये लड़का नॉर्मल कैसे है? जी हाँ, रहस्यमय व्यक्ति ने अथर्व के जोश में बहुत ही स्ट्रांग ड्रग्स को मिलाया था और अथर्व को कहते हुए सोना लिया था कि अथर्व मैंगो जूस पीने वाला है और इसी ड्रग्स इतना स्ट्रांग उठाकर 48 घंटे तक इसका असर रहता है और ये कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं है। अब रहस्यमय व्यक्ति सोचता हूँ अभी तक उसने अपना असर दिखना शुरू क्यों नहीं किया है? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अथर्व का शरीर किसी नॉर्मल इंसान से 2 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है और जैसे जैसे अथर्व अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अथर्व कैसे नॉर्मल इंसान से और पावरफुल होता जाएगा। रहस्यमय व्यक्ति ने अथर्व को ड्रग्स क्यों दिया? क्या अथर्व के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है? क्या अथर्व इस साजिश से बच पाएगा? ईशानी के चेहरे को देखकर क्यों हैरान हो गया राहुल कुलकर्णी? क्या रहस्यमयी व्यक्ति की इस साजिश से बच पाएगा अथर्व? किसे इंफॉर्मेशन दे रहा था रहस्यमयी व्यक्ति? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल। CH100 अथर्व को दिया ड्रग्स, रहस्यमय व्यक्ति का मकसद। अब आगे अथर्व और काव्या ने मिलकर कंपटीशन का पहला राउंड जीत लिया। वही रहस्यमय व्यक्ति अथर्व का पीछा करते हुए कंपटीशन वेन्यू तक आ पहुंचा। कंपटीशन का पहला राउंड जीतने के होस्ट के द्वारा सभी बच्चों को अगले राउंड में जाने के लिए बधाई दी गई। साथ में पहले राउंड को जीतने वाले स्टूडेंट को कंपटीशन में आई स्पॉन्सर की तरफ से काफी अच्छे इनाम भी मिलने वाले थे। कंपटीशन खत्म होने के बाद वही कंपटीशन में आए स्टूडेंट में से राहुल कुलकर्णी की नजर काव्या पर ठहर जाती है। राहुल कुलकर्णी काव्या को देखकर हर हाल में उसे पाने की कोशिश करता है। अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए राहुल कुलकर्णी अथर्व से दोस्ती करने की कोशिश करता है। अथर्व भी राहुल कुलकर्णी की नजरों से समझ गया था। राहुल कुलकर्णी काव्या को पाने के लिए मेरे साथ दोस्ती कर रहा है। पर इसी पल कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही राहुल कुलकर्णी ईशानी को देखा है एक बार तो ईशानी के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ईशानी के चेहरे को देखकर सोचता है कहीं यह वही तो नहीं या फिर मेरी नजरों का धोखा है, क्योंकि राहुल कुलकर्णी को ईशानी किसी से मिलती हुई नजर आती है। ईशानी के चेहरे को देखकर राहुल कुलकर्णी को किसी की याद आ जाती है। क्या राहुल कुलकर्णी ईशानी को पहले से जानता है? राहुल कुलकर्णी के हैरान होने का कारण क्या था वह हम जानेंगे आगे। वहीं दूसरी तरफ रहस्यमय व्यक्ति किसी से कॉल पर बात करता है और दूसरी तरफ से एकदम पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति उसे अथर्व के साथ कुछ करने का ऑर्डर देता है। राहुल कुलकर्णी की अथर्व काव्या ईशानी से दोस्ती हो गई थी। अथर्व ने राहुल कुलकर्णी से दोस्ती क्यों की? अथर्व ने राहुल कुलकर्णी को ईशानी को देखते वक्त जो हैरानी राहुल कुलकर्णी के चेहरे पर आई थी, अथर्व ने उसे बड़े अच्छे से नोटिस कर लिया था। अथर्व अपने मन में सोचता है जरूर राहुल कुलकर्णी ईशानी से जुड़े किसी व्यक्ति को जानता है, इसलिए ईशानी के चेहरे को देखकर हैरान रह गया था। जब से अथर्व को यह पता चला था कि ईशानी एक अनाथ है, अथर्व ने सेक्रेटली ईशानी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलना शुरू कर दिया था और अथर्व ईशानी की खुशी के लिए ईशानी के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अथर्व के भी बहुत सारे राज हैं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलता रहेगा। चारों एक साथ कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं और एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। राहुल कुलकर्णी मुंबई के माहौल से भली भांति परिचित था। राहुल कुलकर्णी एक वेटर को बुलाता है। सबसे पहले सभी अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक वाटर को लाने के लिए कहते हैं। रहस्यमयी व्यक्ति जो कि अथर्व पर नजर रखने के लिए अथर्व के पीछे वाली टेबल पर बैठा हुआ था, अथर्व के टेबल से ऑर्डर ले जाते हुए वेटर को जाते देख रहस्यमय व्यक्ति को अपने प्लेन को अंजाम देने का ये सही मौका लगता है। अपनी टेबल से उठकर रहस्यमय व्यक्ति जो कि उम्र में 25 से 30 साल के बीच में था, वेटर के पास जाता है, उसे कुछ पैसे देता है और अथर्व के ड्रिंक में एक बहुत ही स्ट्रांग ड्रग्स को डाल देता है। आप सोच रहे होंगे वेटरन आर्य ये सब करने के लिए मन क्यों नहीं किया? क्योंकि रहस्यमय व्यक्ति ने इस छोटे से काम के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। वेटर भी पैसों की लालच में आकर उसे मना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में वेटर कुछ स्नैक्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेकर अथर्व की टेबल पर पहुंचता है और आधार भी वही ग्लास उठाता है जिसके अंदर रहस्यमय व्यक्ति ने बहुत ही स्ट्रांग ड्रग्स को मिलाया था। एक रीडर के तौर पर आपके मन में रहस्यमय व्यक्ति को लेकर यह सवाल पैदा हो रहा होगा, उसे व्यक्ति ने अथर्व के साथ ऐसा क्यों किया और अथर्व की उसके साथ क्या दुश्मनी है? क्या अथर्व की आइडेंटिटी को यह रहस्यमय व्यक्ति जान चुका है? इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। ये सब करने के पीछे रहस्यमय व्यक्ति का क्या मकसद था? जब से वीर प्रताप कामा से बाहर आया है तभी से रहस्यमय व्यक्ति अथर्व पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और अथर्व से रहस्यमय व्यक्ति की कोई दुश्मन ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसे रहस्यमय व्यक्ति का बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है। रहस्यमय व्यक्ति किसी के कहने पर अथर्व को ये ड्रग्स दे रहा है। रहस्यमय व्यक्ति ने ये जो ड्रग्स अथर्व को दिया है इसका असर 48 घंटे से ज्यादा रहता है किसी नॉर्मल इंसान पर। और अथर्व को ड्रग्स देने के पीछे का जो मकसद है, क्योंकि रहस्यमय व्यक्ति जिसके लिए काम कर रहा है उसे अथर्व की हिडन आइडेंटिटी का पता चल चुका है। अथर्व को ड्रग्स देकर राह में व्यक्ति अपनी एक बहुत बड़े उड़ा कर रहा है, क्योंकि उसके बस का अथर्व से एक बच्चा चाहिए जिसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है
और अथर्व की जिंदगी से और भी बहुत से राज जुड़े हुए हैं और इस बच्चे के आने के पीछे का बहुत बड़ा कारण भी है जो आपको आगे पता चलेगा। एक रीडर के तौर पर आपके जहां में यह सवाल आ रहा है, रहस्यमय व्यक्ति अपने बॉस के कहने पर क्यों अथर्व को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि रहस्यमय व्यक्ति अथर्व को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि रहस्यमय व्यक्ति अथर्व को भली भांति जानता है। और अथर्व के पहले बच्चे से और भी कई सारे राज जुड़े हैं। आपके जहां में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या उन्हें पता चल चुका है कि अथर्व एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके कारण उसकी जो भी संतान होगी वह नॉर्मल नहीं होगी। गर्व के लिए एक अच्छी बात यह है कि अभी तक अथर्व की दुश्मनों और दोस्तों को अथर्व की पावर्स के बारे में और अथर्व के इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है। रहस्यमय व्यक्ति अपना काम कंप्लीट करने के बाद किसी को मैसेज करता है। रहस्यमय व्यक्ति अपना काम पूरा करने के बाद भी अथर्व से बिल्कुल भी नजरे नहीं जाता रहा है, क्योंकि अभी तक अथर्व ने अपना जूस पिया नहीं है, कुछ स्नैक्स ही खा रहे हैं, सभी अपनी अपनी पसंद के। चारों एक साथ अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं और एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। राहुल कुलकर्णी भी ईशानी को देखने के बाद अपने बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी अथर्व को देता है और अथर्व से ये भी कहता है, तुम लोगों को अगर मुंबई में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरी किसी भी तरह की हेल्प की अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। बाकी अथर्व मेरे दोस्त, मुझे पता है जब मैं काव्य को पहली बार देखा उसे देखा ही रह गया। और तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने तुम सबसे दोस्ती सिर्फ काव्य के लिए की है। पहले तो मुझे काव्य के बारे में नहीं पता था और मैं ये भी नहीं जानता था कि काव्य तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसीलिए तुम यह मत सोचना कि मैं तुमसे काव्य को छीन लूंगा, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। पहले तो मैं काव्य को देखकर सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़के अगर शकल हुई तो मेरा चांस बन जाएगा। ये बातें राहुल कुलकर्णी ने थोड़ी हंसते हुए कही थी। बाकी मुझे तुम्हारी बातों से पता चल चुका है कि काव्य तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। अगर काव्या की कोई बहन है तो मुझे उसे जरूर मिलवाना। आप सोच रहे होंगे राहुल कुलकर्णी की बातों को सुनकर काव्या को शर्माना चाहिए, कुछ रिएक्ट करना चाहिए, पर राहुल कुलकर्णी तो अथर्व के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि अथर्व राहुल कुलकर्णी से ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट था और काव्या ने राहुल कुलकर्णी की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। काव्या राहुल कुलकर्णी की बातों का जवाब देते हुए कहती है, मेरी कोई बहन तो नहीं है, पर अगर तुम दिल्ली आते हो मेरे दोस्तों से तुम्हें मिलवा सकती हूँ। अगर अथर्व मुझे इन्वाइट करता है दिल्ली आने के लिए तो मैं जरूर दिल्ली आऊंगा। वैसे भी हमारा बिजनेस दिल्ली में भी है तो मुझे वहां आने में ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। राहुल कुलकर्णी के दिल्ली आने के पीछे का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि राहुल कुलकर्णी ईशानी के बारे में जानना चाहता था। अथर्व पर राहुल कुलकर्णी के बातों का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम दिल्ली आना चाहते हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो, बस एक कॉल कर देना। वैसे भी इतने बड़े आदमी का दिल्ली आने के लिए इन्वाइट करने वाला मैं होता कौन हूँ? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं और अभी ही हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। राहुल कुलकर्णी हंसते हुए अथर्व की बातों का जवाब देता है, अब तुमसे दोस्ती हो गई है तो मेरे बारे में धीरे धीरे तुम सब जान जाओगे और मैं भी तुम जैसी हैंडसम पर्सनैलिटी के बारे में जान जाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो दिल्ली में हम साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंपटीशन के बाद तुम चाहो तो मैं तुम सभी को अपनी फैमिली से भी मिलवा सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे इतनी खूबसूरत हैंडसम दोस्त जो ठहरे। तुम तीनों को देखने के बाद मेरे घर वाले तुम्हारी खूब तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं तो देख लिया है तुम दोनों काफी टैलेंटेड हो। तुम सभी से दोस्ती करने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझसे डरते भी है और अमीर फैमिली से होने के कारण मेरा फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। अथर्व भी राहुल कुलकर्णी मजे लेते हुए कहता है, तुम हम पर पहले ही मुलाकात में कैसे यकीन कर सकते हो, फायदा तो हम तुम्हारा भी उठा सकते हैं। फिर राहुल कुलकर्णी अथर्व की बातों का जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना ही होता तो तुम मेरे साथ दोस्ती तो नहीं करते, और रही फायदा उठाने की बात तो दोस्ती में पैसे मायने नहीं रखते। राहुल कुलकर्णी बातों को बीच में रोकते हुए कहता है, उन सबको खाने में क्या क्या पसंद है तुम मुझे बता सकते हो, ताकि वेटर को बुलाकर मैं हम सभी के लिए खाना मंगवा सकूं। वही रहस्यमय व्यक्ति में काफी देर से अथर्व के सॉफ्ट ड्रिंक पीने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अथर्व ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को पी लिया तो रहस्यमय व्यक्ति ये देखने के बाद वहां से निकल जाता है। अगर यह ड्रग्स किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया जाए तो कुछ ही बालों में अपना असर दिखना शुरू कर देता है, पर अथर्व के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि अथर्व किसी नॉर्मल व्यक्ति से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसी तरह चारों आधे घंटे तक कुछ बातें करते हैं। फिर राहुल कुलकर्णी वेटर को बुलाकर सभी की पसंद कर खाना मंगवाता है। वेटर कुछ ही देर में सभी की पसंद का खाना लेकर आ जाता है। आधे घंटे में चारों अपना खाना खत्म कर लेते हैं। अथर्व और उसके दोस्तों को खाने की बगल पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि खान की व्यवस्था सभी स्टूडेंट के लिए कंपटीशन को होस्ट करने वाले कमेटी के द्वारा की गई थी, ताकि कंपटीशन में आ रहे स्टूडेंट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप सोच रहे होंगे अथर्व ने पहले ही मुलाकात में राहुल कुलकर्णी से दोस्ती कर ली, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है जो कि ईशानी से जुड़ा हुआ है, यह आपको आगे पता चलेगा, इसीलिए अथर्वा ने राहुल कुलकर्णी से दोस्ती की। अथर्व की इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रांग, जिसके चलते हैं अभी तक ड्रग्स ने अपना असर दिखाना अथर्व के ऊपर शुरू नहीं किया था। खाना खाने के बाद कुछ देर बातें करते हैं चारों आपस में और फिर अथर्व राहुल कुलकर्णी को बाय बोलकर और राहुल कुलकर्णी जाते हुए अथर्व को अपना कार्ड भी देता है
और काट देते हुए आठम से कहता है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत किसी भी पल पड़ती है तुम मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इतना बोलकर राहुल कुलकर्णी कैफेटेरिया से बाहर निकल जाता है। वहीं अथर्व, काव्या, आसानी भी अपने होटल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि इस वक्त शाम के 7 बजे बज रहे थे। तीनों काफी थक भी गए थे और मुंबई की ट्रैफिक की वजह से होटल पहुंचने में काफी टाइम लगने वाला था। धीरे धीरे रहस्यमय व्यक्ति के द्वारा दिए गए ड्रग्स अपना असर दिखना शुरू करता है, पर अथर्व इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्या राहुल कुलकर्णी अथर्व से दोस्ती करके अपने किसी मकसद को पूरा करने वाला है? पहले ही मुलाकात में राहुल कुलकर्णी से अथर्व से दोस्ती क्यों की? क्या राहुल कुलकर्णी का ईशानी को देखकर हैरान होने के पीछे कोई बड़ा कारण था? क्या राहुल कुलकर्णी ईशानी से जुड़े किसी व्यक्ति को जानता है? क्या असर होने वाला है अथर्व की बॉडी पर रहस्यमय व्यक्ति द्वारा दिए गए ड्रग्स का? क्या अथर्व के दुश्मनों को अथर्व के बारे में पता चल चुका है? क्या अथर्व का मुंबई आने का डिसीजन अथर्व के लिए गलत साबित होने वाला है? क्या अथर्व राहुल कुलकर्णी के थ्रू ईशानी के परिवार के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रुद्रांश एक आम गरीब लड़का जिसकी जिंदगी में एक आई सिस्टम की एंट्री होती है। रुद्रांश जो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पाला बड़ा, अपना गुजारा करने के लिए पढ़ाई के साथ एक एंटीक शॉप में भी पार्ट टाइम काम करता है। मासूम से रुद्रांश की जिंदगी बड़े मुश्किल से चल रही थी। परिवार होने के बाद अनाथ की तरह जिंदगी गुजार रहा। मासूम से रुद्रांश के जिंदगी में आई सिस्टम आने की वजह से क्या बदलाव आएंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए सीक्रेट एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी माय एआई सिस्टम। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।